हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। चैप्टर बहुत अच्छा है, मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है ये। इमरजेंसी रिलेशंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे। क्यों है इमरजेंसी प्रोविजन, क्यों पढ़ने, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा हुआ, आप ये समझिए, कोई भी देश रहा हो, किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में रहा हो, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो कोई ऐसा एम्पायर रहा हो, उस स्टेट ने हमेशा कभी ना कभी लड़ाई लड़ी होगी किसी ना किसी देश से, पड़ोसी से, किसी और देश से, दूसरे देश से। तो ऐसे केस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उस समय हम बाहर की मुश्किलों से डील कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन है। जब ऐसे में बाहर की कोई मुश्किल है, आउटर प्रॉब्लम है, आउटसाइड इशू चल रहा है, उस समय बीच में अगर कोई अंदर हमारे यहां पे बैठे बैठे कोई अपने अंदर गृह कलेश करने लगे, तो उसको कैसे डील करें? तो ऐसे केस के लिए प्रोविजन होते हैं। कुछ कुछ देशों में उसको बोलते हैं क्या, एक वर्ड है मार्शल लॉ। कुछ देशों में उसको कर्फ्यू कहते हैं, कुछ देशों में उसको इमरजेंसी कहते हैं। आपको जो समझना हो उसको आप समझ सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां पे मार्शल लॉ की डेफिनेशन संविधान में कहीं है ही नहीं, बस एक जगह मेंशन कर दिया गया अलग से। अब इसके बाद मार्शल लॉ जब लगा तो हमने देखा कहां लगा, सबसे पहले लगा ये जर्मनी में। बाप रे बाप, डॉइचलैंड। आपको याद आना चाहिए, ये एक ऐसा देश था जिसने काफी भुगता, काफी समय देखा इसने। पहले पहले बिस्मार्क के अंदर, फिर उसके बाद हिटलर के अंदर, तो उसके बाद डॉइचलैंड अपना एक्टिवेट, ठीक है, चलता है, काम करता है। वहां से कई देशों ने समझा, हाँ इमरजेंसी लगाते तो ऐसे लगाते हैं। क्या करना है, सारा का सारा जितना भी अपने अंदर राज्य है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे लोकल अदालत है, कुछ भी है, सब का सब टेक ओवर कर लेगी कौन? सेंट्रल सरकार। वही चीज हमने कहा ठीक है, ये रखते हैं प्रोविजन अपने यहाँ। इस प्रोविजन को रखने के लिए अंबेडकर जी ने काफी कुछ कहा था कि ये मैं प्रोविजन रखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कभी मान लो कोई ऐसा हालात आ जाए, उस समय के लिए है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मार्शल लॉ नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, क्या कहते हैं इसको? इमरजेंसी। प्रॉपर वर्ड है, इज्जतदार वर्ड है। मार्शल लॉ इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। सो इमरजेंसी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इमरजेंसी के प्रोविजन पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, इस इमरजेंसी प्रोविजन को पढ़ने के लिए हम क्या समझेंगे कि इमरजेंसी लगाई जाने वाली कौन से हालात होंगे, किन ग्राउंड्स पे लगेगी, कौन लगाएगा, उस समय पे कामकाज कैसे चलेगा, इसको हटाएंगे कैसे इमरजेंसी को, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब ऐसे करके शुरू करते हैं कहानी अपनी। और कहानी हमेशा मेरी बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई से होती है हमेशा। मैं बड़ा भाई, मेरा कोई, चलो मैं छोटा भाई, चलो मान लेता हूं, और मेरा जो छोटा जो मेरा जो बड़ा भाई है वो कर रहा है लड़ाई झगड़ा, कहाँ? बाहर के लोगों से, पड़ोसी से, किसी और से। तो ऐसे केस में बड़ा भाई हमारे घर में क्योंकि बलशाली है, ताकतवर है, उसके पास जवानी है, उसके पास उसके बड़े बड़े बाइसेप्स हैं उसके, तो वो क्या करेगा, वो हमारे घर के बाहर की मुसीबतों को टैकल करेगा। ऐसे केस में मैं एज ए छोटा भाई जो वैसे ही पिट रहा था, अब इस समय चुपचाप बैठा रहेगा जब तक कि बाहर की सिचुएशन डील ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये चीज समझ चुके हैं कि इमरजेंसी जब लगती है, उस समय पे कोई कंट्री किसी ना किसी कोई आपदा में होगी, वेजिंग वॉर। कोई मान लो छुटकू सा पड़ोसी देश जो जिसकी बेचारे की जीडीपी हमारे देश के 2 शहरों के बराबर ना हो, तो ऐसा कोई अगर देश हमसे कहे लावा लड़ाई करते हैं, चलो आओ दो दो हाथ कर लें, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, जितने हरियाणा, सब सारे स्टेट को कहेंगे ये थोड़ी हमें लड़ाई करना आता है, हम तो आपस में गृह कलेश कर सकते हैं। तो ऐसे केस में स्टेट्स क्योंकि हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो एक दौर होगा जिसको हम कहते हैं आपातकाल का। लो साहब, आ गया आपातकाल। आपातकाल जब आता है उस समय पे सेंटर, यानी कि देश की केंद्र सरकार, वो ऑल पावरफुल बन जाती है, वो बन जाती है सर्वे सर्वा, वो बन जाती है माई बाप। अब इस सेंटर के पास सारी की सारी पावर रहेगी। हर स्टेट के अंदर कैसे फैसले लेने होंगे, वो सबका सब जिम्मेदारी खाली और खाली सेंटर के पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास रहेगी। और ये हमारे संविधान का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। हम कहते हैं साहब, इतना हमारा जो संविधान है फेडरलिज्म की भावना रखता है, हमारा देश जो है वो एकदम संघवाद की भावना रखता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे फेडरलिज्म में फीचर हो, स्टेट की अपनी सरकार हो, स्टेट की अपनी ये जो अपनी विधानसभा हो, सब कुछ हो। लेकिन संविधान में हमारे ये भी है, क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब इमरजेंसी प्रावधान, सबका सब आउट, गेट आउट, कुछ नहीं होना, इस समय कुछ नहीं चलेगा। ये कहां पे है हमारे संविधान में? पार्ट नंबर 18 में है। और ये पार्ट जो है बड़ा डरावना पार्ट है। लोग कहते हैं इसको ड्रैकोनियन, लोग कहते हैं इसको कि अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, क्या है इसमें, अगर हो गया तो क्या होगा? और हमारे यहाँ हो तो चुका ही है। अब हाँ, ये जो हमने पर्पस देखा इनका, तो कई हमारे संविधान के चाहे निर्माता रहे हों, चाहे संविधान के कोई ऐसे कटाक्ष करने वाले लोग रहे हों, क्रिटिक्स रहे हों, उन लोगों ने कहा भले ही ये थोड़े आपको संविधान ऐसे ये प्रोविजन इतने डरावने लग रहे हैं, लेकिन इनका यूज है। इनका यूज क्या है? देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की एकता, इसके बीच में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस चीज पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि हमारे देश के लोगों के लिए कोई बाहर का आगे राजा बन जाए। नहीं, ये नहीं होने देंगे हम। इमरजेंसी के लिए हमारे अंबेडकर जी ने यही बोला था कि देखो, मैं मान रहा हूं संविधान हम लोगों ने बनाया, और हमने संविधान को बनाया है एक ऐसा लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट जो कि सबकी कल्पना करता है। लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट जो सबकी कल्पना, सबके भलाई के लिए, सबके अच्छाई के लिए, कानून बनवाने के लिए आया हुआ है। और ये लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट में हमने कुछ ऐसे प्रावधान क्यों डाले? क्यों? क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में तो हमारा सब कुछ फेडरल सिस्टम है, हमारा सब कुछ एकदम, जिसे कहते हैं एकता, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब समय ऐसा आए इमरजेंसी का, उस समय पे हमें चाहिए कि हम एक सिंगल हार्मोनियस
वे में चलें, हम एक सिंगल भाषा ऑफ, मतलब भाषा एक्चुअल बोली नहीं, यहां पे बात है भाषा ऑफ थॉट, कि भाषा ऑफ थॉट उस समय क्या होगी, 1999, अभी देखो 1999 का वॉर है, उस समय हम कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे, हमें याद है हम स्कूल में थे, हम स्कूल से हमको बोला जाता था कि अपने घर से चावल लेके आओ, अपने घर से दाल लेके आओ, हम भेजेंगे कहां, आर्मी के लिए, हम भेजेंगे वहां पे, क्योंकि उस समय हमारा देश पूरा एकजुट है और हमें अपने देश की आर्मी के लिए सामान भेजना है। तो हम लोगों ने किया, मतलब हम लोगों ने उस समय, हम हमारे दिमाग में एक ही भाषा, एक ही शब्द चल रहा था, एक ही धर्म चल रहा था, वो क्या है, देश, बस, दूसरी कोई बात ही नहीं। इसलिए हम इस पीरियड ऑफ गवर्नेंस को हम कहते हैं कि सेपरेट रहेगा, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी है, जो राष्ट्रपति जो लगाएंगे अब, ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है, इसलिए हम उसको इस तरीके से सेपरेटली हम उसको पढ़ेंगे, अलग समझेंगे। ठीक बात है। अब ये बात आप समझो कि अब पूरा करवा कौन रहा है, ये करवा रही है हमारे देश की सरकार, सेंट्रल सरकार करवा सकती है ये चीज। कैबिनेट मिनिस्टर मींस हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि एडवाइस देगा किसको, किसको एडवाइस देगा, आंसर, एक व्यक्ति को, जो बाद में प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि देश की जो सेंट्रल सरकार है, जब वो एक बार राष्ट्रपति जी को बोल दे कि राष्ट्रपति जी समय आ गया है, समय किस चीज का, इमरजेंसी लगाओ, अब इमरजेंसी लगाने का समय आ गया, तो भैया आप फिर उसको अब झेलेंगे। इमरजेंसी हमारे कैसी कैसी आई, हमारे यहाँ पे संविधान के हिसाब से 352 से लेके 359, 365, यहाँ देखो 365 तक हमारे पास सब तरह की जो अपनी इमरजेंसियां हैं वो उसमें हम देखते हैं। 3 तरह की निकली, पहली निकली नेशनल, दूसरी निकली स्टेट की, और तीसरी निकली फाइनेंशियल। ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी है। फाइनेंशियल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ऊपर उसका, या तो उस पर ऐसे लेंगे ऊपर यहां से, ठीक है, नीचे से ऊपर। नाउ 360 कहता है, मान लो कभी हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा आ गया, तो मान लो हमारे देश के क्रेडिट लेने पे खतरा आ गया, तो ये क्या होता है सर, ये होता ये है कि मेरे पास इस समय बैंक में कितने रुपए हैं, मान लेते हैं मेरे बैंक अकाउंट में रुपए हैं 18,000 रुपए, 18,000 रुपए में मुझे पता है कि मेरा पूरा महीना भर चल जाएगा। ठीक है, और 18,000 रुपए के दम पे मैं किसी व्यक्ति से 2,000 रुपए उधार ले भी सकता हूं, 20,000 कर सकता हूं अपने, बाद में उसको चुकाता रहूंगा 500 रुपए से। लेकिन अगर ऐसा दौर आ गया, मान लो मेरा टांग में चोट लग गई और मेरा कुछ, मुझे इलाज कराना पड़ गया, मेरे इलाज का खर्चा हो गया, उसमें उसमें मेरे पैसे चले गए 10,500 रुपए, यानी कि अब मेरे पास कितने बचे हैं, कुल मिला के 7-7,500 रुपए बचे हैं। इस समय मेरे देश, इस समय मेरे अकाउंट की स्थिति जो है ठीक नहीं है। ठीक है, मेरा अकाउंट इस समय हो गया है परेशान। ये कह रहा है कि अभी तो महीने की, आज तो खाली 10 तारीख है, अभी यहां से लेके कैसे चलोगे आगे 20 दिन तक, और 7,000 रुपए अकाउंट में आपके, तो आपका खर्चा पानी कैसे निकलेगा। इसका मतलब है कि इस समय मैं एक ऐसे हालात में जी रहा हूं जो कि आपातकालीन है, जो कि आपदा वाले हैं। इस आपदा के हालात में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने देश की फाइनेंशियल, अपने अपने अकाउंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सही रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मैं हो सकता है दूध का पैकेट नहीं लेके आऊं, चाय नहीं बनाऊंगा पीऊंगा, मैं कुछ और ऐसे काम नहीं करूंगा जिसमें खर्चा होता है, जो कि मैं अवॉइड कर सकता हूं। ये होती है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जब देश के क्रेडिट लेने पे, जब देश के फॉरेक्स रिजर्व पे, जब देश के फाइनेंशियल सिस्टम पे कोई ऐसा आंच आ जाए, खतरा आ जाए, साइबर अटैक हो जाए, हमारा कोई जो अकाउंट है अगर देश का, वो खाली होने लगे, दिखने लगे हमारे आरबीआई को, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि बाप रे बाप, अगर अभी सही नहीं किया तो अगले 6 महीने में बहुत बुरा दिन आने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय राष्ट्रपति जी को बोला जाएगा, अगेन हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही बोलेंगे, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, वो बोलेंगे कि सर इस समय राष्ट्रपति जी इस पर सिग्नेचर करो। सिग्नेचर क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं। क्या लगाएंगे इसमें हम, इसमें हो सकता है ऑफिसर्स की सैलरी काटें, इसमें हो सकता है जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो मंत्रियों के काफिले निकलते हैं 10-10, 20-20 गाड़ियां, इसमें से हटाएंगे सबके सब। हम इस समय देश के जो जितने भी खर्चे अवॉइड हो सकते हैं वो हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलो ऊपर स्टेट इमरजेंसी पे, ये क्या कहता है सर, ये कहता है अगर स्टेट बेतुकी बातें करे, कोई भी स्टेट छोटा वाला, ये यूपी बिहार छोटा, जो भी कोई छोटा भाई हो, तो अगर इन स्टेट्स ने कुछ भी ऊल जलूल बातें करी, अगर यहां पे इन स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, अगर इन देशों, अगर इन स्टेटों ने बात हमारी नहीं मानी, तो इन स्टेटों को डंडा मार के सब समझाया जाएगा कि कैसे नहीं मानोगे। तो इसका मतलब है अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाए, अगर इन स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है फेल होने लगे, तब हम बोलेंगे कि भैया ये स्टेट अब जो है बावरा हो रहा है, इसको सही करते हैं। इसको सही करने के लिए इलाज क्या है, 356, 357, जो क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन लगाओ, सीधी बात, सीधा स्टेट सरकार को बोलो गेट आउट, कोई जरूरत नहीं है, अब सेंटर डील करेगा। जब तक डील नहीं हो जाती सिचुएशन, तब तक जो स्टेट की विधानसभा है या तो हंग रहेगी या डिसॉल्व हो जाएगी, जो करना है इसका करो, हमें जरूरत नहीं है। एक तीसरी होती है सबसे बड़ी वाली, वो होती है जब भयंकर लड़ाई ही हो जाए, जंग ही छिड़ जाए, लो हो गई, लड़ाई ही हो गई। अब हमारे अगर पड़ोस किसी भी छोटे कोई देश ने अगर हंगामा किया, हमसे बोला कि चलो आओ दो हाथ कर लें, हम कहेंगे दो हाथ करोगे, तुम एक हाथ कर लो पहले। तो जब वो एक हाथ करने निकला भी अगर हमसे, एक्सटर्नल अग्रेशन अगर हुआ, उसने खाली आंखें ही दिखाई, अभी लड़ाई नहीं करी है। वॉर अलग चीज है, वॉर पे भी हो सकती है नेशनल इमरजेंसी, और एक्सटर्नल अग्रेशन पे भी हो सकती है। अग्रेशन मतलब कोई देश हमसे कहने लगे कि आओ चलो परसों के दिन पे न्यूक्लियर बॉम्ब से वो खेलेंगे,
कैचम कैच। तो इसका मतलब है कि लड़ाई होने जा रही है। अब लड़ाई अभी छिड़ी नहीं है, पर लड़ाई होने के कगार पे है। तो इसका मतलब है कि 352, 353 ये अपने सारे प्रावधान लगाओ, उठाओ, देश में लग गई नेशनल इमरजेंसी। दूसरा ये रास्ता क्या हो सकता है, जब आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, मतलब कि हमारे देश के जो सारे लोग हैं, जो कि जिन लोगों के पास कभी हथियार बम नहीं होते थे, वो लाठी डंडे हथियार सारे गन पिस्तौल सब लेके पहुंच जाए कहां पे, किसी पुलिस थाने पे, किसी कहीं स्टेट की सरकार के ऑफिस में, बिल्डिंग के बाहर, और जाके वहां पे जो है दाग दे दो चार। तो इसका मतलब है कि ये आर्म्ड रिबेलियन हो गया है। ये ऐसा सिचुएशन आ गई है कि देश के लोगों ने हिंसात्मक तरीके से हथियार उठा के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड अलग से लगाया गया था, पहले इसकी जगह होता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है, ये तो बहुत ही मतलब, इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अब हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसको कुछ पर्टिकुलर वर्ड रखो, इतना ज्यादा जेनरिक वर्ड मत लिखो। ये बहुत ही जेनरिक वर्ड है, ये कोई भी लगा सकता है, कभी भी मान सकता है। भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कुछ भी अपना कलेश, उसको डिस्टर्बेंस बोल दिया, लगा दी इमरजेंसी। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, इसको बहुत सोच समझ के लगाएंगे जब लगाना होगा। ठीक है, जो हमने 352, 353 की बात करी, नेशनल इमरजेंसी की बात करी, वो यहां पर आ गई। ठीक है, अगर हम इमरजेंसी लगवा रहे हैं तो लगाएंगे कैसे, कौन लगाएगा, इसके लगाने से क्या इफेक्ट आएगा, और हमारे देश के आपस के सेंटर स्टेट रिलेशंस में तुरंत बात पैसे की आ जाती है कि पैसा कैसे बटेगा आपस में उस समय पे, कैसे पैसा इकट्ठा होगा, कैसे उस समय पे लिया दिया जाएगा। ड्यूटी ऑफ द यूनियन है टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स। ये इमरजेंसी लगाने के 2-3 आर्टिकल्स के बाद ये संविधान में समझा रहा है कि क्यों हम इतनी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटर है, जो यूनियन है, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है कि यूनियन एक बड़ा भाई, उसका फर्ज है, उसका जिम्मेदारी है, उसका नाता, ये उसके ऊपर इनकमेंट अपॉन द सेंटर कि वो हमारे सारे छोटे भाइयों को बचाएगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑल्सो। ठीक है, ओके। इसके बाद 356 कहता है कि अगर वो छोटा भाई ज्यादा परेशान कर रहा हो, वो छोटा भाई अगर अपने कमरे में ज्यादा ही गाना संगीत बजा रहा हो, तो उसको सही करो। यानी कि उसके छोटे भाई के कमरे में जो हो रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो थोड़ी बिगड़ रही है। ठीक है, आगे चले। हमने कहा लाओ बताओ स्टेटों का क्या हाल रहेगा इस समय पे। तो जब अगर लेजिस्लेटिव तो अगर हमारा राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ऐसे केस में 356 के तहत हमारे स्टेटों की लेजिस्लेटिव पावर, हमारे स्टेट्स की, छोटे छोटे जो स्टेट हैं सारे के सारे, यूपी बिहार, सारे 2829 स्टेट हमारे, इनकी कानून बनाने की क्षमता पे क्या असर पड़ेगा। ठीक बात है। जब इमरजेंसी लगी होगी उस समय पे हमारे आर्टिकल 19 का क्या हाल रहेगा, क्या आर्टिकल 19 मारा जाएगा या आर्टिकल 19 बचाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय, जो भी हमारे संविधान ने दिए पार्ट 3 में, उस समय इमरजेंसी में क्या होगा उनका हाल। अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय पे जो हमारे राइट मिले हैं हमको अंडर पार्ट 3, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इन सारे अधिकारों का जब सस्पेंड हो गया है ये अधिकार, क्योंकि अब इमरजेंसी लगी हुई है, उस समय पे इन अधिकारों का इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, इन अधिकारों का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में उस यूसेज के लिए क्या हम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब, ये हट गया है अब। ठीक है, उस समय जरूरत पड़ी थी 359 की, अब नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश के पैसे की दिक्कत आ गई देश में, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं अभी अपने नेशनल इमरजेंसी के ऊपर, सबसे बड़ी वाली के ऊपर। यह बात कहता है कि जब जब नेशनल इमरजेंसी लगे तो उसके बारे में आप ऐसे पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे आप इसको? पढ़ोगे जैसे क्यों लगेगी, पहली बात तो, और अगर लग गई तो कौन अप्रूव कर रहा है, पार्लियामेंट अप्रूव कर रहा है, और कब तक के लिए अप्रूव कर रहा है, इसको जो हमारी इमरजेंसी उसको हटाना कैसे है, फिर जो इमरजेंसी लगी नेशनल इमरजेंसी, उसका असर कैसा होगा, उसका असर हम इन 3 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या तरीके हैं? ये है सेंटर स्टेट की दोस्ती कैसी चलेगी उस समय पे जो लोकसभा है उसकी लाइफ के अराउंड बात करेंगे हम। इसके अलावा जो स्टेट की विधानसभा है हम उसके ऊपर बात करेंगे, बेचारी का क्या हाल रहेगा। इसके बाद तीसरी, उस समय फंडामेंटल राइट्स का क्या हाल होगा, बचेंगे भी कि मारे जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 358 और हमारे 359, इनके बीच में डिस्टिंक्शन पढ़ना है हमें। दोनों काफी सिमिलर हैं, बस एक जगह पे कॉमनैलिटी है। ठीक है, इसके बाद अभी क्या क्या हमने इमरजेंसी अभी तक होती हुई देखी हुई है। चलो ठीक है, यह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या क्या बोला हुआ है इमरजेंसी के ऊपर। चलो, जब जब आप इमरजेंसी पढ़ना, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि देयर वर टाइम्स 1971, 1975, 1978। ठीक है, ये ऐसे 3 समय याद कर लो। ये क्यों याद करवा रहा हूं मैं? ताकि इससे आपको क्लियर रहेगा। याद रखना, इंदिरा जी की सरकार, ये भी इंदिरा जी की सरकार, ये मोरारजी देसाई जी की सरकार। ठीक है, ओके। तो ये सरकार लेके आई थी क्या? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 38th अमेंडमेंट, ये संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं। फिर इसके बाद आया एक 44th अमेंडमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए।
क्यों हम पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि 38 42 ने तो काफी कुछ संविधान में ऊपर नीचे छेड़खानी करके पूरा एक नया संविधान जैसा ही अपना क्रिएट करके रख दिया। फिर 44 आया मोरारजी देसाई जी का, उस समय उन्होंने कहा जो भैया पहले जो ये नाटक हुआ इन दोनों समय पे, ये सारी चीजें आगे नहीं चल पाएंगी, ये चीजें बहुत हैवी हो जाएंगी। तो 44 में काफी सारी चीजों को वापस पलट दिया गया जो इसमें 42 में हुई थी। 44 में बोल दिया गया जो 42 में हुआ था हम उसको रिपील कर रहे हैं या उसको अमेंड कर रहे हैं किसी भी हाल से। ठीक है, कैसे कैसे अमेंड किया है, कैसे कैसे पहले तो हुआ क्या क्या, एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला ही केस यहीं से शुरू होता है। इंदिरा जी की सरकार, ये पहले जब इमरजेंसी लगी थी हमारे सामने, हमने तो हमें समय तो याद है, तो नेशनल इमरजेंसी लगने का हमें देखो कारण तो पता था। हमें कारण क्या था? वॉर हो जाए या कोई हमें आंख दिखा रहा हो या देश में आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड 44 की वजह से आया है। पहले 44 से पहले क्या वर्ड चलता था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे हमारे यहां इमरजेंसी लगी थी। इसके अलावा वॉर के नाम पे भी लगी थी। इसके अलावा हम ये बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी, हमने ये जो वर्ड है हमने इसलिए हटाया इसको क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ज्यादा वेग है, बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो सकता है। ये वर्ड बहुत ज्यादा वेग मतलब समझते हो ना? वेग मतलब होता है जेनरिक, वेग मतलब होता है जिसकी कई डेफिनेशन हो सकती है। वेग मतलब जो एम्बिग्यूअस है, कि उसका क्लैरिटी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर हमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं पता है कि इसका एक्चुअल इंप्लीकेशन कितना होगा। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस आप कितना मान सकते हो? कोई छोटे से गांव में अगर कलेश हो गया, क्या उस पर लगा दे नेशनल इमरजेंसी? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 2-3 स्टेटों में अगर लड़ाई हो जाए, पुलिस आपस में लड़ मरे, तो ऐसे केस में क्या इमरजेंसी का हालात है? क्या पता हो, क्या पता नहीं हो। ऐसे केस में हमने कहा नहीं, ये हम इसको परफेक्ट बनाएंगे, हम इसको पर्टिकुलर वर्ड बनाएंगे। वर्ड क्या है? आर्म्ड रिबेलियन, नॉट दिस वन। ठीक है, ये लगा था हमारे इमरजेंसी जो लगी थी वो आर्म्ड रिबेलियन की वजह से नहीं लगी थी, वो लगी थी बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीजन। डिफरेंट रीजन क्या था? हमने जो पीछे भी ईयर लिखा है, उस ईयर में कुछ हुआ था। ईयर में क्या हुआ था? इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चला गया। केस क्या हुआ? केस आपको पता होगा, RN करके नाम शुरू होता है। प्लीज आंसर दिस केस। इस केस का नाम बता दो मुझे क्या है। तो इस केस में क्या बोला गया कि इंदिरा जी की सरकार जिस समय पार्लियामेंट में अपना सरकार थी मेजोरिटी में, उस समय पे इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो है देखो धांधली थी। उस इलेक्शन में क्या हुआ? सरकारी चीजों का यूज हुआ था फॉर इलेक्शन कैंपेन। तो इंदिरा गांधी जी का जो कैंडिडेचर था, इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव होके जब वो जीत के आई थी, उसको ही नल एंड वॉइड कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा जो हमारे जस्टिस थे, जस्टिस सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन है नहीं माना जाएगा, इट इज नल एंड वॉइड। हम आपको बार करते हैं फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 ईयर्स। आप इलेक्शन लड़ोगे ही नहीं। इसके अलावा हम कांग्रेस पार्टी को 20 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि एक नया आपका पीएम ढूंढ लो, क्योंकि आपकी ये वाली पीएम को तो हम बोल रहे हैं कि ये खड़ी नहीं होंगी चुनाव में अगले। इसके साथ साथ पैरेलल क्या चल रहा था? जेपी मूवमेंट चल रहा था, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन जो पहले स्टूडेंट आंदोलन था, इसमें जयप्रकाश जी ने भूमिका निभाई, और यह आंदोलन फिर क्या बना? यह आंदोलन अगेंस्ट सेंटर हो गया। लो, ये भी एक मुसीबत अलग चल रही है पैरेलल। तो इतना कुछ हो गया अगेंस्ट सेंटर। अब ऐसे केस में इंदिरा जी की सरकार ये सोच रही है कि लो क्या क्या करना है, कितना काम करना है, और यहां तो अपनी अपनी यहां तो या तो गला काट रहे हैं। सो ऐसे केस में ये लेके आई 38 CAA। ये आया 38 CAA। तो इस 38 CAA में क्या बोल दिया गया? इसमें बोल दिया गया चाहे राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, अगर राष्ट्रपति जी ने प्रोमलगेट कर दिया नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन या इमिनेंट डेंजर, जो भी हो, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम। ये 1975 का समय है। इससे पहले 1971 होके चुका है, जहां पे क्या हुआ था? हम एक लड़ाई जीत के आए थे। इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, हमने बोल दिया तो इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अब इस समय में आप ये सोच के देखो, 38 CA आया है 1975 में, ठीक है। इससे पहले 1971 हो चुका है। 1971 जिस समय पे वॉर हुई है, ठीक है, हम वॉर जीत के चुके हैं, हमने एक नया देश खड़ा कर दिया, पैदा कर दिया। आज वो देश दुखी कर रहा है, चलो वो अलग बात है। नाउ इन्होंने कहा कि देखो, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ दीज ग्राउंड्स, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, जो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, या इमिनेंट डेंजर, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम। मतलब अगर एक समय पे एक इमरजेंसी लगी हुई है तो दूसरी भी लग सकती है। कुल मिला के यही है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इवन बिफोर ऑकरेंस ऑफ वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन। और इसके अलावा इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन 1। अगर 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 पहली वाली चालू है तो दूसरी भी चालू हो सकती है। आप देखो 71 में वॉर हुई है, 71 से चलो तो 71 से शुरू हुई एक इमरजेंसी जो हुई थी बिकॉज ऑफ इंडो पाक वॉर, ठीक है। 75 में दूसरी इमरजेंसी लगी, ये भी लागू हो गई। ये कब तक की? इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो पैरेलल इमरजेंसी चल रही है, दूसरी भी लगा दी गई, ठीक है, ये भी हुआ है। ये कब तक चली है? मार्च 1977 तक।
चलो ठीक है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन, पहली बात तो वॉर, तो अगर वॉर हो रही है तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल है, और दूसरी वाली जो आर्म्ड रिबेलियन है तो वो इंटरनल हो गई। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात कि अगर एक इमरजेंसी 1 लागू हुई है, अगर लड़ाई छिड़ी पड़ी है, तो उस समय पे देश तो एकजुट है, ठीक है, लेकिन 75 के समय पे जो ऑलरेडी बवाल चल रहा था देश के अंदर, तो उस बवाल की वजह से इमरजेंसी इंटरनल भी हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल चल रही है, ये हटी नहीं है, ये प्रोक्लेम, इस जो ये प्रोक्लेमेशन है, इसका अभी रिवोकेशन नहीं हुआ है, इसको अभी रिवोक नहीं किया गया है, और दूसरी भी पैरेलल चालू कर दी, ठीक है, ये हुआ। अब जब ये हुआ, हमने कहा ये तो बड़ी आपदा की बात है, तो इसका मतलब है राष्ट्रपति जी को बोला गया है कि राष्ट्रपति जी से गुजारिश हुई है, उस समय राष्ट्रपति जी को बोला गया कि राष्ट्रपति जी, मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बोल रही हूं, और अब मैं आपको इत्तला कर रही हूं, या मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूं कि आपका समय आ गया है कि आप दस्तखत करें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं। क्या डॉक्यूमेंट है कि लगाओ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या हुआ, राष्ट्रपति कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, ठीक है। अब ये जो आया है, ये वाला फीचर, रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट, ये फीचर आया है बिकॉज ऑफ दिस 44th। क्यों, ऐसा क्यों? उसके पहले क्या होता था? इसके पहले हुआ ये था, इंदिरा गांधी जी ने खाली फोन किया फखरुद्दीन सर को, और फखरुद्दीन सर को बोला कि सर योर टाइम इज हियर, आपका टाइम आ चुका है, इमरजेंसी लगाओ। अब इस समय पे खाली प्राइम मिनिस्टर ने अकेले फोन किया, एक फोन के बाद उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट भेज रही हूं, इसमें साइन कर दीजिए। इसका मतलब है कैबिनेट को बाद में बताया गया है। कैबिनेट जो इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके होम मिनिस्टर, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इनके सारे आरबीआई के मेंबर, जो भी इनके लोग हो सकते हैं खास, उन खास लोगों को पता था ही नहीं कि इमरजेंसी लगने वाली है, और इमरजेंसी लग गई। जब अगले दिन सुबह उठे, पता चला, लो भैया लग गई इमरजेंसी, देश में पूरा समय सब एक तरफ काम हो गया है, और अब जो कैबिनेट है, अब इनका फेट अकॉम्प्ली जुड़ चुका है इनके साथ। ये क्या हुआ सर? ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या कहता है ये? फेट अकॉम्प्ली मतलब होता है कि अब तो आपने कर ही लिया, अब तो हम आपके साथ ही हैं, अब क्या ही हो जाएगा, हमारा जो फेट है, हमारा अब जो आगे आने वाला फ्यूचर है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, वी आर अकॉम्प्लिस्ड, हम आपके साथ आ ही गए बिना हमारी सहमति के, अब आपने लगा दी है तो हम आपके पीछे पीछे हैं। तो यानी कि ये हुआ 38 सीए में बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अगर 38 अगर हमारा राष्ट्रपति जी ने अगर एक बार इमरजेंसी लगा दी गई, तो उस इमरजेंसी को क्यों लगाई गई थी, उस इमरजेंसी की ये तहकीकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या कोई और हाई कोर्ट उसमें देखो उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। ये था 38 सीए, ठीक है। फिर आया 44 सीए जो मोरारजी देसाई जी का आया, उन्होंने कहा बाप रे बाप, इसको हटाओ, ये प्रोविजन बहुत खतरनाक है, जुडिशियल रिव्यू में आना चाहिए। इसका मतलब है मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया था, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया अगर इमरजेंसी आप लगा रहे हो, इट हैज टू बी चैलेंज्ड। इस ग्राउंड पे हम चैलेंज करेंगे, इस ग्राउंड पे हम सुनेंगे उस इमरजेंसी को क्यों लगाया गया है, कि क्या वो इमरजेंसी मैलाफाइड रीजन से लगाई गई है या इमरजेंसी इररेलेवेंट फैक्ट्स की वजह से लग गई। क्योंकि राष्ट्रपति जी का जो सहमति है, राष्ट्रपति जी का जो सेटिस्फैक्शन है, राष्ट्रपति जी का जो प्लेजर है, सेटिस्फैक्शन है, वो चेक इस वजह से हो सकता है, क्या राष्ट्रपति जी को जो इंफॉर्मेशन आई थी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर या फ्रॉम पूरा कैबिनेट, क्या वो इंफॉर्मेशन वैलिड थी, क्या वो इंफॉर्मेशन मैलाफाइड तो नहीं थी। मैलाफाइड होता है कि रॉन्ग इंटेंशन, बैड इंटेंशन, ठीक है, बैड इंटेंशन, बैड वर्ड है बस। और इररेलेवेंट अगर फैक्ट है, अगर जरूरत नहीं थी इमरजेंसी की तब भी, लेकिन इमरजेंसी के लिए भेज दिया डॉक्यूमेंट और इमरजेंसी साइन कर दी इन्होंने, तो इसका मतलब है कि इररेलेवेंट फैक्ट पे, नॉट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर इमरजेंसी लागू लग गई, हो गया काम, बस गए, मारे गए। अब ऐसे केस में जब इमरजेंसी लगी, उसमें कहां लग सकती है? ये पूरे देश में लगेगी। एज पर संविधान नेशनल इमरजेंसी का नाम ही नेशनल है, देन दैट विल अप्लाई ऑन एंटायर इंडिया, या तो एज अ होल या फिर किसी एक पार्ट में भी लग जाए। 42nd सीए ने बोला कि अब एक काम और कर सकते हैं, नेशनल है, हो सकता है हमारा नॉर्थ ईस्ट ठीक चल रहा हो सकता है हमारा बस साउथ परेशान कर रहा हो सकता है हमारा कोई और हमारा पार्ट परेशान कर रहा हो, तो हम एंटायर कंट्री या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री हम लगा सकते हैं क्या? नेशनल इमरजेंसी। लेकिन आप कहो कि सर अगर कुछ पार्ट में ही लग रहा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये कुछ स्टेट्स की टेरिटरी में ही लग रहा होगा। भाई अगर इंडिया में मैं इंडिया को डायग्राम बना रहा हूं ऐसा डायमंड, ठीक है, अब मान के चलो मैं इंडिया के इतने पोर्शन में लगा रहा हूं क्या नेशनल इमरजेंसी, इतने से हिस्से पे, 1/4 हिस्से पे नेशनल इमरजेंसी, तो इसका मतलब है कि कुछ 5 6 7 8 स्टेट्स होंगे जो इस लाइन में आ रहे होंगे, और ये सारे के सारे स्टेट जो है परेशान हो गए। इसका मतलब है ये कुछ स्टेट्स के ऊपर लगी हुई इमरजेंसी है, तो इसको स्टेट इमरजेंसी क्यों नहीं बोल देते? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको बोलेंगे इस समय वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन या जो भी चल रहा है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि हम इतने रीजन में जो है नेशनल इमरजेंसी की ही घोषणा करेंगे। ठीक है, अगर घोषणा हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, घोषणा हो चुकी है, अब घोषणा हो गई, प्रोक्लेमेशन हो गया है, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिया है, अनाउंसमेंट हो गया, पीआईबी में आ गया लिख के, मीडिया ने छाप दिया, अब इसका अप्रूवल करो भाई। अपने मन से उठ के थोड़ी राष्ट्रपति जी कभी ऐसे लगवा सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर जी अपने आप करवा सकते हैं, नहीं। अगर राष्ट्रपति जी ने अपना दे दिया अध्यादेश, अगर दे दिया अपना प्रोक्लेमेशन, देन क्या हुआ, अभी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए।
अपने मन से कोई नहीं कर सकता। जो हमारी जनता है, जो हम वी द पीपल, हम और आप हैं, जो हमारे सहमति से जो लोग चुन के गए हैं यहां पे मेजोरिटी रूल के लिए, कौन लोग? हमारे एमपीज लोग। तो ये एमपीज के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई क्या होने जा रहा है देश में, क्या जनता के ऊपर त्रासदी होने वाली है, या तो आप उसको अप्रूव करो या आप उसको रिजेक्ट करो। साफ बात है। तो हम उन एमपीज के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। पहले क्या थी जिम्मेदारी कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 2 महीने के भीतर क्या करनी है? रेटिफाई करनी है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा भी राज्यसभा भी, इन दोनों हाउसेस को एक्सेप्ट करना है द प्रोक्लेमेशन। ये पहले कितना था? 2 महीने। और वो भी कैसे करना है? सिंपल मेजोरिटी से। इट विल बी एक्सटेंडेड टिल द इंडेफिनिट पीरियड। हमारे 44th अमेंडमेंट ने बोला कि ना 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 ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं 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 इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये इनको हाउसेस को रेटिफाई करना होगा, हाउसेस को एक्सेप्ट करना होगा ये बात। हमारे एमपी जो जिनको हमने चुन के भेजा है हमारे ही रूल के लिए, तो उन एमपीज को सहमति चाहिए, उन एमपीज की सहमति चाहिए फॉर दिस इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन टू बी इफेक्टिव। ठीक बात है। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही होगा और तब राष्ट्रपति जी उसको रिवोक कर सकते हैं। ये बात अलग है। ठीक है। अगर हटानी हो इमरजेंसी और राष्ट्रपति जी ने कहा बाप रे बाप, इसके पहले कि हमारे पार्लियामेंट में अगर हमारी बेइज्जती हो गई, तो पार्लियामेंट में अगर हमारे एमपीज बोल देंगे अरे ये सब क्या है, इमरजेंसी में कुछ नहीं होता, बंद करो इसको, तो इसका मतलब है कि इनका जो प्रोक्लेमेशन है बंद हो जाएगा। तो इनके बंद होने से पहले राष्ट्रपति जी खुद ही उसको रिवोक कर लें। वो रिवोक कैसे करेंगे? वो भी जब कैबिनेट मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर सब लोग मिलकर एडवाइस करें राष्ट्रपति जी को कि मालिक दस्तखत कर दो, इससे पहले बेइज्जती हो। ठीक है, ओके, कर दी गई। अब हमने देखा 44 सीएए में कुछ सेफगार्ड लगाए गए थे। जो इमरजेंसी इसके पहले हमारे देश ने भुगती थी 1975 1976, जो भी 21 महीने की, उस इमरजेंसी के दौरान हमारे देश ने काफी कुछ होते हुए देख लिया। इसके बाद कुछ सेफगार्ड डाले गए। 44 सीएए जब आया 1978 मोरारजी देसाई जी का, तो इन्होंने कहा कि हम कुछ प्रोविजन डाल रहे हैं। प्रोविजन क्या है? पहली बात तो 1 महीना, 2 महीना नहीं, 1 ही महीने के अंदर पार्लियामेंट को रेटिफाई करना है तुरंत। मतलब ऐसा नहीं है इमरजेंसी लग गई है 2 महीने बाद लोकसभा आएगी, विंटर सेशन में बात कर लेंगे, नहीं होगा तो बजट सेशन में बात करना, नहीं, तुरंत 1 महीने के अंदर चाहिए। अगर एक बार अप्रूव हो जाती है, तब इमरजेंसी अगर अप्रूव हो गई है, तब ये चलेगी ओनली फॉर 6 मंथ्स। इसके बाद आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, 6 महीने के लिए एक्सटेंड होगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बस अगर लोकसभा उस समय नहीं है, मान के चलो लोकसभा हो सकता है उस समय एमपी हमारी छुट्टी पे गए हो, हमारा रिसेस का टाइम चल रहा हो, 2 सेशन के बीच में गैप हो रहा हो, या लोकसभा जो है भंग हो चुकी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई है बिफोर पासिंग प्रोक्लेमेशन, बिफोर अप्रूविंग, बिफोर रेटिफाइंग, बिफोर सबमिटिंग टू द प्रेसिडेंट कि हाँ ठीक है हमारी तरफ से ओके है, अगर लोकसभा उससे पहले चली गई बेचारी और अगली लोकसभा नहीं आ पा रही है, तब ऐसे केस में उस लोकसभा जो नई आएगी, जो भी लोकसभा नई आएगी, उस नई लोकसभा को वंस इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, उस नई लोकसभा को प्रोक्लेमेशन को पास करना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। मान के चलो अगर इमरजेंसी लगी है 1 जुलाई को, मॉनसून सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन में अब 1 जुलाई को इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया, उस समय मॉनसून सेशन चल रहा होता है। ठीक है, मॉनसून सेशन में यानी कि हमारा जो सॉरी जब हमारा मॉनसून सेशन होता है उस समय लोकसभा काम कर रही है, लोकसभा का सेशन खत्म होने वाला होता है सपोज 15 अगस्त 20 अगस्त के आसपास तक। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब 15-20 अगस्त से पहले तक अगर लोकसभा रेटिफाई नहीं करा पाई और नई लोकसभा को आना है अपने इसमें विंटर सेशन में, या मान के चलो हमारा 5 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है लोकसभा का और बेचारी ने रेटिफाई नहीं किया था, उसके पहले लोकसभा बेचारी डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, तो अब जो नई लोकसभा जब भी आनी होगी, उस नई लोकसभा को 30 दिन के भीतर ये अप्रूव करना पड़ेगा जो इमरजेंसी जो पहले रेडी होकर चालू हो रखी है। इसका मतलब है राज्यसभा उस बीच में, जो कि अमर काउंसिल है, जो कि कभी मरेगा नहीं, राज्यसभा इज ए परमानेंट चेंबर। राज्यसभा को ऑलरेडी अपना काम पूरा रखना है, राज्यसभा को ऑलरेडी अपना पास करके रखना है बाय स्पेशल मेजोरिटी। समझे बात को? ठीक है, बात समझ में आई? लोकसभा अगर नहीं है उस समय पे राज्यसभा काम करेगी, राज्यसभा को तो अपना काम करते रहना है पूरे समय पे। इसका मतलब है 6 मंथ्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट रेजोल्यूशन गॉट अप्रूव्ड इन लोकसभा। भैया ये लोकसभा के 6 महीने, ये देखो ये 6 महीने जो हमने यहां बात करी है कि ये 6 महीने जब जब ये एक बार में अप्रूव हो सकते हैं, ये 6 महीने तब से अप्रूव होंगे जब से लोकसभा अप्रूव कर रही है। विंटर सेशन शुरू होता है मान लेते हैं, विंटर सेशन अगर 1 दिसंबर को मान लेते हैं शुरू होता है, तो 1 दिसंबर से अगले 6 महीने और जोड़ लो, 1 मई तक के, इस 6 महीने के लिए लागू रहेगा, इस 6 महीने के लिए अप्लाई रहेगी इमरजेंसी। जैसे ही अगले 6 महीने खत्म होते हैं, 1 मई आती है, 1 मई से पहले पहले इनको रेटिफाई करना होगा कि इमरजेंसी और चाहिए आगे या नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसके बाद आगे चलो, हम इसके बाद हम बात करेंगे कि जब इमरजेंसी को हटाना हो तो क्या करेंगे। ऐसे केस में राष्ट्रपति ऑल्सो नीड्स टू इशू अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। जब ऐलान देके पूरा आपने गाजे बाजे के साथ दस्तखत करके जब इमरजेंसी लागू करी, तो ऐसे ही प्रोक्लेमेशन चाहिए होता है, और ये प्रोक्लेमेशन ये होगा रोकने के लिए कि इमरजेंसी अब खत्म हो गई है। पर रोकने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, चालू करने के लिए तो चाहिए, रोकने के लिए नहीं चाहिए। इससे पहले क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
हैव द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि कैसे करना है रिगार्डिंग द ये जो भी अपना रिवोकेशन करना है, और लोकसभा का उसमें कोई कहना नहीं था। ठीक है भैया, अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखो ये सामान्य हालात लाने के लिए है। सामान्य हालात लाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, सामान्य हालात को बचाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत है। ठीक है, ओके। ये 44 सीए में यही अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट ने एक ही बात बोली थी कि भैया अगर लोकसभा के 10% मतलब 55 लोग कम से कम 55 लोग अगर कम से कम खड़े होकर कह दें कि हम लोकसभा के एमपीज हैं सर, और हम स्पीकर साहब हम आपकी लोकसभा के मेंबर हैं, या अगर लोकसभा सेशन में ही नहीं है, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, देन ये एमपी कहां जाएंगे? तो ये जाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी के पास, और ये जाके बोलेंगे कि ये स्पेशल सेशन लगा दो मालिक, क्योंकि हमें करना है इस पे इमरजेंसी पे डिस्कशन। अगर इमरजेंसी पे डिस्कशन करना है, और इमरजेंसी पे डिस्कशन इसलिए करना है कि इमरजेंसी हटानी है या रखनी है, जो भी करनी है, तो इसका मतलब है कि अब एक स्पेशल सेशन होना पड़ेगा। ये 44 सीए की वजह से जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? कि अगर 10% ऑफ लोकसभा मेंबर्स खड़े होके रिटर्न में एक नोटिस दे दें। नोटिस क्या देंगे? हम 14 दिन के लिए देंगे कि भैया एक स्पेशल सेशन लगवा दो, हमारे पास इमरजेंसी से बहुत बुरे हालात हो गए हैं, अब परेशान हो रही जनता, और इसको बंद कराते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर लोकसभा पास कर दे थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी, दैट मींस प्रेसिडेंट नीड्स टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी नाउ। अगर लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, सिंपल मेजोरिटी है यहाँ पे, सिंपल मेजोरिटी, जितने लोग उस दिन आए बस उतने लोग हाँ बोल दें कि नहीं चाहिए इमरजेंसी, डन, ठीक है, हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति नीड्स टू रिवोक इट। फिर तो हटाना पड़ेगा, फिर तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर तो अब एक बार जब बेइज्जती हो गई, जब एक बार पीएम की, राष्ट्रपति की, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलो आगे नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में देखते हैं हम लोकसभा की लाइफ पे और स्टेट की लाइफ पे अपना तो अपना इसका असर देखते हैं, और अपना असर देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। चलो एक एक करके देखना शुरू करते हैं क्या क्या होता है कहानी। सबसे पहली बात आप ये देखो सेंटर स्टेट रिलेशन की कैसे ऐसी की तैसी होती है। जब 353 354 की बात होगी, इसका मतलब है कि इमरजेंसी के दौरान कार्यपालिका हमारी सरकार और हमारी लेजिस्लेटिव हमारी विधायिका यानी हमारी पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट की विधानसभा हो, तो इनके बीच में संबंध कैसे बिगड़ेंगे, कैसे बचेंगे। ठीक है, 54 कहता है कि फाइनेंशियल रिलेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। पहले बात करते हैं सरकार की। जब नॉर्मल समय होता है, ये तो हमें पता है कि सेंटर कुछ कुछ काम देता है करने को स्टेट्स को। वो क्या काम होते हैं? ये 4 एग्जीक्यूटिव काम होते हैं। स्टेट की सरकारों के पास कुछ जिम्मेदारी होती है जो सेंटर देता है कि सुनो, बात है देश के रेलवे की, बात है देश के कम्युनिकेशन की, बात है एजुकेशन की फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, या बात है फॉर वेलफेयर ऑफ एसटीज। इसमें मैं बड़ा भाई एज अ सेंटर अगर मैं कुछ आपको हिदायत दे रहा हूं, तो इन 4 टॉपिकों पे सारे के सारे स्टेट वही कानून बनाएंगे, वही काम करेंगे जैसा मैं सेंटर कह रहा हूं। ये नॉर्मल समय की बात है। जब इमरजेंसी का समय आ जाए, एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। कुछ मैटर हो जिसमें स्टेट का पूरा पूरा हक होता है अपने आप काम करने का नॉर्मल समय के दौरान, उसमें इमरजेंसी के दौरान सेंटर कहता है सारी बातें मैं बताऊंगा। इस समय सारी की सारी लड़ाई जितनी भी लड़नी है मुझसे बाद में लड़ना, अभी पहले मैं जैसा कह रहा हूं वो करो। स्टेट सरकार इज ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर इवन दो दे आर नॉट सस्पेंडेड। आप स्टेट के सीएम को चाहो हटाओ ना हटाओ फर्क नहीं पड़ता है, पर स्टेट का सीएम इस समय झुक के रहेगा। किसके नीचे? गवर्नर साहब के नीचे। यानी कि देश के राष्ट्रपति के बिहाफ पे जो गवर्नर साहब वहां बैठे हुए हैं उनके नाम पे अब सरकार चल रही है वहां पे। इधर कानून बनाने का काम नॉर्मल समय पे हम इतना तो पता है हमें कि सेंटर की अपनी यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट की अपनी स्टेट लिस्ट होती है, और कॉन्करेंट होती है जिसमें दोनों लोग अपना कानून बनाते हैं। जैसे ही इमरजेंसी आती है, पार्लियामेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, बिकम्स एम्पावर्ड। इन्हीं का बस चलेगा। अब ये जो चाहे कर दें किसी भी स्टेट के लिए, उसके कोई भी टॉपिक के ऊपर वो अपना कानून बना सकते हैं। एंड स्टेट लेजिस्लेचर को हम बोल सकते हैं कि हम आपको हटा नहीं रहे हैं, बस आप बस बैठ के देखो तमाशा। स्टेट की विधानसभा आएगी ही नहीं मिलने। यूपी की विधानसभा लखनऊ की, अगर मान लो इसमें 400 विधायकों की ये अपनी पूरी ये पूरी अपनी असेंबली है, अगर विधानसभा है, तो ये 400 की विधानसभा को हम बोल नहीं रहे हैं कि आप लोग डिसमिस हो गए, आप लोग बिल्कुल डिसॉल्व हो गए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं आप बस अपने अपने घर से बैठ के देखो काम कैसे हो रहा है, और काम कैसे होगा गवर्नर साहब करवाएंगे थ्रू आपके जैसे ऑफिसर्स से। ठीक है, इस समय पे स्टेट की विधानसभा चाहे तो कानून बना ले, आपका मन है, पर यह कानून अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ सेंटर और स्टेट के बीच में, तो पार्लियामेंट्री लॉ ही चलेगा, सेंटर की ही चलेगी। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस समय पर राष्ट्रपति की चलेगी, बस साफ बात है। यानी राष्ट्रपति कैसे चलेगी? हमारे राष्ट्रपति कैन इशू हमारे ऐसे ऑर्डिनेंस ये कर सकते हैं उस समय पे कि भाई उस समय हालात ऐसे नहीं है कि या तो लोकसभा नहीं है, पार्लियामेंट पूरी तौर से काम नहीं कर पा रही है, पार्लियामेंट की चलनी थी लेकिन पार्लियामेंट है ही नहीं, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जी कैन इशू ऑर्डिनेंस। साफ बात है, दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं चलेगा, स्टेट की सुननी ही नहीं है। बस इतना जान लो, जब पार्लियामेंट कोई कानून बना रहा है इमरजेंसी के दौरान, तब इमरजेंसी के बाद क्या होगा? कानून होगा। तो इमरजेंसी के बाद लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम्स इनऑपरेटिव आफ्टर 6 months ऑफ इमरजेंसी। आफ्टर 6 months,
अगर इमरजेंसी लग रही है 1 दिसंबर को, इसको लिख देते हैं 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर से, और इमरजेंसी खत्म हुई कब, 1 मई मान लेते हैं, मान के चलो, इस 1 दिसंबर से 1 मई के बीच में जो भी हालात हुए, जो भी कानून बने, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाए फॉर सम स्टेट्स, जो भी हो सकता है, इससे भी आगे 1 नवंबर तक, 5 6 11, हाँ 1 नवंबर तक ये कानून और टिक सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं। ये आफ्टर 6 मंथ्स, ये जो भी कानून बने होंगे इस बीच में, इस डेट के बाद से ये कानून नहीं चलने वाले, ठीक है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो कन्फर पावर्स एंड इंपोज ड्यूटीज अपॉन सेंटर, मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा मिलके ये सेंटर को, स्टेट यानी सेंट्रल सरकार को, केंद्र मंत्री, जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसके ऊपर जिम्मेदारी दे सकते हैं, या उनके ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दे सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स जो यूनियन लिस्ट के बाहर है, स्टेट की लिस्ट में है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट लॉज मेड बाय इट अंडर द एक्सटेंडेड जुरिसडिक्शन। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का दौर है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी का समय है, इस समय पे, इमरजेंसी के समय पे स्टेटों की नहीं सुननी है। हम पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा मिलके, ये जितने भी हमारे 800 लोग हैं, हमारे 550 प्लस 245, इन लोगों ने मिलकर अगर डिसाइड कर लिया है कि हमारी सेंटर इस समय इमरजेंसी इस समय संभालेगी, इस समय पे स्टेटों की नहीं सुननी है, तो स्टेट के पास पावर है कि हमने, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, इन कानून को लागू करने के लिए सेंटर किन किन ऑफिसरों को कहां कहां तैनात कर रहा है। ठीक बात है, स्टेट की नहीं सुनी जाएगी। ये तो हमारा 42 सीए में आया, इसने बोला कि बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जितने फंक्शन होंगे, चेंजेस विल बी एप्लीकेबल नॉट ओनली टू स्टेट ऑल्सो वेयर, जहां पे इमरजेंसी लगी हुई है, बल्कि ऐसे स्टेट में जहां इमरजेंसी नहीं भी लगी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, इमरजेंसी का समय है, कोई सुनने वाला है ही नहीं किसी की, तो फिर करना ही पड़ेगा। अब इस समय फाइनेंशियल रिलेशंस, तो फाइनेंशियल रिलेशंस में कैसे देखते थे हम, नॉर्मली हमने सेंटर स्टेट रिलेशन जब भी पढ़े हमने, तो हमने इतना तो जान लिया कि स्टेट, सेंटर टैक्स कलेक्ट करते हैं, सेंटर बांटता है टैक्स आपस में, भाइयों में, सारे छोटे भाइयों में, ठीक है। कैसे बांटता है, जब फाइनेंस कमीशन जैसे उसको फॉर्मूला दे दे बना के, वैसे बांट लेगा। तो ये फाइनेंस कमीशन कौन है, हमारे सेंटर का दोस्त है, फाइनेंस कमीशन है, जो हर 5 साल में एक बार घर आता है, एक बार बनाया जाता है। इस फाइनेंस कमीशन ने जो फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला जैसा भी होगा कि किस स्टेट को कितना देना है, किस स्टेट को कैसे देना है, ये फॉर्मूले के बेसिस पे सेंटर पैसे देता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट को चंदा देता है, ग्रांट देता है, लो साहब ले जा, चल जा अपना काम कर ले। जब इमरजेंसी लगी हो उस समय पे क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन आइदर स्टॉप, या तो स्टॉप कर दे या रिड्यूस कर दे शेयरिंग ऑफ दीज ग्रांट्स एंड टैक्सेस विद द स्टेट्स। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, जो करना कर लो, इस समय नहीं देने वाले। ये जो चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस कि राष्ट्रपति जी ने जो कर दिए इमरजेंसी की वजह से, अब राष्ट्रपति नहीं कर रहे, इसका मतलब राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस कर रहा है राष्ट्रपति जी को कि आप प्लीज ऐसा करो। ये चेंजेस जो भी हुए होंगे इस बीच में, दे आर वैलिड टिल द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। अगर 1 नवंबर से इमरजेंसी लगी है, तो इमरजेंसी कब तक लगेगी, 1 नवंबर से मान लो 6 महीने अपने खत्म हो रहे हैं मार्च, तो मार्च के बाद फाइनेंशियल ये वाले जो रिलेशन है ये सही हो जाएंगे वापस से। ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर वो खत्म हो रहा होगा उस समय पे, इन विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, बस उस ईयर में अगर इमरजेंसी जब भी खत्म हो रही हो, उसका फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा हो, भले ही इमरजेंसी चालू हुई हो 1 जून को, 1 जून से लेकर 1 दिसंबर तक चली, 6 महीने की चली, ठीक है। इस 6 महीने के बाद बचे अगले 3 महीने और है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी और लागू हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो फैसले आए होंगे उस बीच में कि कैसे कैसे मैं स्टेट को पैसा नहीं देने वाला हूं, ये वाले अगले 3 महीने के लिए और वैलिड रहेंगे टिल मार्च तक। चलो ठीक है, एवरी सच ऑर्डर हैज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्योंकि पार्लियामेंट ने ये क्योंकि राष्ट्रपति जी ने किया है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और ये हमारी तानाशाही नहीं है, इसका मतलब है पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। पार्लियामेंट जब तक हाँ नहीं कहे तब तक ये वाले संबंध ऐसे सही नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये काम करने के लिए ये इनके राष्ट्रपति जी के लिए पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट इनके राष्ट्रपति जी के इस हस्ताक्षर को वैलिड करते, ओके करते, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हाल रहेगा, हमारे फंडामेंटल राइट 358 कहता है, 359 कहता है कि ये थोड़े समय ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, इस समय पे लग रही है देश भर में आपातकाल, पहली बात तो, ठीक है। फंडामेंटल राइट की कुछ हत्याएं होंगी, कैसे, 358 कहता है फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 गॉन, सॉरी जीरो, नहीं जरूरत है। 359 कहता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, बस इनको छोड़ देना आप। आर्टिकल 20 क्या है, जान माल की बात है, लाइफ की बात है, लाइफ और लिबर्टी की बात है, तो हमने कहा बस इस पे हम बात नहीं करेंगे। बाकी सारे आपके आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू ये वो सबका सब गया भाड़ में। इस समय आर्टिकल 20 और 21, बस खाली जान जिंदगी की बात करेंगे हम, बाकी और सारे आर्टिकल, सारे फंडामेंटल राइट आर गॉन। कैसे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, कैसे, 358 कहता है जैसे ही इमरजेंसी लगी, एज सून एज नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जैसे ही बोल दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, एकदम से गए, उसी दौरान, उसी के साथ जैसी मर्जी लगती है, सारे फंडामेंटल राइट कुएं में गए, नहीं जरूरत है इनकी। अब ऐसे केस में
इस पीरियड में जब इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट कैन टेक एक्शन एब्रिजिंग या टेकिंग अवे कोई फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। मतलब कि आर्टिकल 19 ऑलरेडी गॉन हो चुका है, इसकी वजह से अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं कि साहब देखो मुझे बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं, मेरा अखबार बंद कर दिया, मेरा जो है मेरे ये अब भाई मेरे पास ये मेरा वो नहीं आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे केस में आप जाते सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भैया आपका आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। ऐसे केस में इस दौरान अगर इमरजेंसी लगी हुई है, उस समय सेंटर ने कोई कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने कोई कानून बनाया है और उस कानून की वजह से आपका आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पा रहे, नहीं जा सकते हो। जो भी कानून बना है उस कानून को उस समय झेलना पड़ेगा। बस एनी सच लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो उस समय लिया होगा अगेंस्ट आर्टिकल 19 कैन नॉट बी चैलेंज, झेलना पड़ेगा। मुसीबत का समय था, झेल गए, बस बात खत्म। इवन आफ्टर इमरजेंसी इज रिवोक्ड, एक बार इमरजेंसी हट भी जाए तब भी कोई सुप्रीम कोर्ट इस वजह से नहीं जाएगा देखो साहब उस समय मेरे साथ क्या किया था, मुझे उस समय ले गए थे थाने में और मुझे बहुत मारा था, हाँ मारा था कोई प्रूफ नहीं, जाओ यहां से चलो, ऐसे बोल देंगे। अब इमरजेंसी एक बार खत्म हो जाए बस, फिर देखते हैं क्या होगा। आर्टिकल 19 विल बी रिवाइव्ड अगेन, उसके बाद वापस आ जाएगा। एंड एनी लॉ जो उस समय बना था इमरजेंसी के दौरान, जो आर्टिकल 19 की हत्या कर रहा था, एनी लॉ मेड टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद आर्टिकल 19 विल सीज टू हैव इफेक्ट। अगर कोई कानून आ जाता है उस समय पे, कोई कानून लेते हैं, चलो सबसे बढ़िया कानून हमारा एक ही है, मोटर व्हीकल एक्ट, चलो ले लिया। अब मोटर व्हीकल एक्ट में हमने कह दिया इमरजेंसी के दौरान मैं एक इसमें अमेंडमेंट ला रहा हूं मोटर व्हीकल एक्ट में, और मैं एक्ट के अंदर मैं लिख रहा हूं मैं एज अ लॉ मिनिस्टर या मैं एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कोई भी 40 साल से ऊपर का व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई भी 40 साल के ऊपर का व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाएगा। ये मैंने कब किया है? इमरजेंसी के दौरान। मैंने मान लिया, मैंने ऐसा कानून बना लिया, बिल्कुल बेवकूफी कानून है, उसमें कोई सिर पैर नहीं है इस कानून में, ठीक है चलो। तो अब क्योंकि 40 से ऊपर का कोई व्यक्ति इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बोलेगा मालिक देखो क्या कर रहे हैं, मैं 40 का हूं, मैं युवा हूं, मेरी आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है, और मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहे। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि मैंने एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैंने एक 40 साल से ऊपर के युवा का, मैंने उसका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी देखो सुनो, आपका पूरा मोटर व्हीकल एक्ट को हम मार नहीं रहे हैं, हम मोटर व्हीकल एक्ट के जो इस अमेंडमेंट की हत्या कर रहे हैं जिसने आर्टिकल 19 की हत्या करी थी, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने, जो 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, ये 78 है, 58 लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये 1978 में जो आया था, इसने बोला कि ये ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड कब? ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, बस। इंटरनल वाली बात नहीं। Only those laws and executive actions which are related with emergency are protected from being challenged and not other laws। मैंने इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, क्योंकि बाहर जंग छिड़ी हुई थी, देश लड़ाई कर रहा है, जंग छिड़ रहा है, आर्मी हमारी लड़ रही है, नेवी लड़ रही है हमारी, सब कुछ हो रहा है, और मैंने इधर मोटर व्हीकल एक्ट में चेंज कर दिया है। इससे क्या मतलब है? इमरजेंसी बाहर की लड़ाई लड़ रही है, देश हमारा अलग समस्या जूझ रहा है, और मैं यहां देख रहा हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट में मैंने कर दिया 40 से ऊपर का व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाए, तो मतलब है कि मैंने एक ऐसा काम किया है जिसका इमरजेंसी लेना देना नहीं था। अब ये 44th अमेंडमेंट में ऑलरेडी इन्होंने फिर जोड़ा कि भैया सारा वही काम, बस वही काम सलामत बचेगा इमरजेंसी में। उस भाई देखो, इमरजेंसी के बाद उस कानून को हम चैलेंज नहीं करेंगे जो कानून इमरजेंसी की वजह से था। ओनली दोज लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस व्हिच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बस। बाकी कोई भी कानून आया, ऐसा कोई कानून आया था जिसमें अमेंडमेंट किया मैंने, तो उस कानून को ले जाओ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस पे तो लड़ो, खूब लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन ऐसा कोई कानून अगर जो आ रहा है जो इमरजेंसी से ही ताल्लुक रखता है इसी से, तब तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि उसको फिर रहना है, उसको फिर जब भी हुआ है, जैसा भी हुआ, झेल लिया समय, बीत गया समय, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब एफआरस की बात करो, फंडामेंटल राइट की जो हम पीछे बात कर रहे थे, आर्टिकल 19 की तो बात हो गई, बाकी आर्टिकल का क्या होगा? तो यहां पे आर्टिकल जो हमारा 359 है, ये कहता है राष्ट्रपति जी के पास अथॉरिटी है, ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट, क्या करने के लिए? टू इशू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इस समय क्या होगा? इस ऑर्डर में क्या लिखा होगा? इस ऑर्डर में लिखा होगा कि सारे के सारे अधिकार, राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दे आर सस्पेंडेड। सस्पेंड कर दो। ये जो आपका आर्टिकल 32 है, ये जो पूरा लाइफ एंड ब्रेथ है हमारे संविधान का, कि आर्टिकल 32 जो है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सीधे जाओ सुप्रीम कोर्ट। ये इस आर्टिकल को वायलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन दिस ऑर्डर विल नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स ऐसे जो हैं, ये भैया अब नहीं टिक पाएंगे, हम इनको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जिंदा हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, पर फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज सस्पेंडेड। बस बात खत्म हो गई। राष्ट्रपति इज रिक्वायर्ड टू चूज द पीरियड एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि कहां तक ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वैलिड है।
ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहां कहां पे लगेगा, कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा। अब ये जब ऑर्डर आ गया एक बार, इस ऑर्डर को दोनों हाउसेस के सामने पेश करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस को अप्रूव करेंगे तब जाके माना जाएगा। 359 और भी कहता है कि मेरी जरूरत अगर पड़े तो यूज कर लेना इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी, जरूरत हो सकता है, ओके हो सकती है, ठीक है। इधर राष्ट्रपति जी जब ऑर्डर दे रहे हो एंड इट इज एन ऑपरेशन बाय लॉ और बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, जैसा भी हो, स्टेट कैन चूज टू टेक अवे या एब्रेज कोई फंडामेंटल राइट, स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट जो भी होंगे, ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति ऑर्डर में लिखे होंगे, इस ऑर्डर में जो जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा होगा, होने दो, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को हम हटा नहीं रहे, संविधान का पार्ट है ये, पर बाद में एक्टिव होंगे जब इमरजेंसी हट जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। इसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं जब एक बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हट गया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उस समय क्या होगा, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन जो उस समय लिए गए होंगे इमरजेंसी के दम पे कोई भी कानून बनाने के लिए और कोई कानून बनाने के लिए और कोई कानून का पालन करवाने के लिए, उस केस के लिए जो जो एक्शन लिए गए होंगे सरकार द्वारा, ये कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। खत्म हो गई बात, ठीक है। एक बार इमरजेंसी खत्म हो जाए, वो पोर्शन ऑफ लॉ, वो वाले एक्शन जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे, उनको पोर्शन को हटा दिया जाएगा, बस बात खत्म हुआ। 44 सीए फिर से 44 सीए ने बोला भैया 359 बहुत परेशान करेगा ये, 359 में एक चेंज कर देते हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जब भी इमरजेंसी लगी हो, कैसी भी लगी हो, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आ गया हो, कोई बात नहीं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 दे रिमेन इनफोर्सिबल, ये तो बचे के बचे रहेंगे, एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद भी आर्टिकल 20 नहीं आप ले सकते किसी का, आर्टिकल 21 नहीं ले सकते आप किसी का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये ले लोगे आप किसी का, क्या है, हम क्या कोई जार का स्टेट है क्या, यूएसएसआर का। तो इन्होंने कहा नहीं ये नहीं होने देंगे हम, ओनली दोज लॉज, वही कानून और वही एग्जीक्यूटिव एक्शन जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी थी या इमरजेंसी के दौरान हमने उनको यूज किया था, एंड दे आर रिलेटेड टू इमरजेंसी, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज। बस बाकी और कोई भी कानून किसी भी रूप का आया हो वो चैलेंज होगा अगर वो इमरजेंसी से उसका ताल्लुकात नहीं था। ठीक बात हो गई, ओके अंडरस्टूड है बात। अब देखो 358 359 में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो जो 358 है वो खाली और खाली एक आर्टिकल 19 की बात करता है, ठीक है। इधर ये कहता है सारे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट भैया वही दो, बस एक्सटेंड्स टू ऑल दो फंडामेंटल राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक बात है। इधर यहां पे आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, जैसे ही जैसे काम होता है ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, जैसे जैसे इमरजेंसी लगती है। इसमें क्या होगा 359 में 359 में कब तब होगा जब एक बार राष्ट्रपति जी एक बार ऑर्डर लिख के दें, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये लिख के दें, जैसे ये वाला ऑर्डर आता है तब वही लिखे हुए आर्टिकल्स को हम हटाएंगे। ठीक बात है। ये वाला जो आर्टिकल 359 है इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कब साइन हो सकता है, ओनली इन बोथ एक्सटर्नल इमरजेंसी हो चाहे इंटरनल इमरजेंसी, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इधर 358 क्योंकि आर्टिकल 19 की हत्या कर रहा है, ये आर्टिकल 19 जो हमारा एब्सोल्यूट हमारा राइट्स का हमारी बात करता है, ये हमारे एक्सटर्नल अग्रेशन या हमारे वॉर के लिए होता है, तब यूज होता है ये। ठीक है भैया। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 का सस्पेंशन इज फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक बात है। इनका जो हमारे बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका सस्पेंशन कब तक होता है, जब तक कि राष्ट्रपति जी अपना ऑर्डर वापस नहीं लेते हैं। ठीक है। सस्पेंड्स द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति जी उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड और अपना पीरियड बताएंगे कि इस पीरियड तक और इतने एरिया में ही, दोनों चीजें, टेरिटोरियल एक्सटेंड भी और पीरियड भी, कि कितने एरिया में लगेगा, कितने एरिया से कब तक के लिए फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, बस जब तक वो लिखा हुआ नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति के द्वारा, तब तक नहीं माना जाएगा। ठीक है। इधर ये लगता है पूरे ऑल इंडिया के लिए, ये लगता है पूरे ऑल इंडिया या फिर किसी पार्ट के लिए। ठीक है। ये आर्टिकल 19 को कंप्लीटली सस्पेंड कर देता है और हमारे यहां बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। चलो ठीक है। एनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ या टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट या टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है, enables the state to make any law या टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन जिसकी वजह से क्या होगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे होंगे, whose enforcement is suspended by the हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आई बात समझ में। इनमें सिमिलैरिटी खाली एक ही है। क्या सिमिलैरिटी है, ओनली सच लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो रिलेटेड हो इमरजेंसी के द्वारा, बस वो प्रोटेक्टेड होंगे फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। उसकी वजह से आप किसी सरकार के मंत्री की गला नहीं घोट सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये नहीं हो सकता। बस 358 359 में खाली फर्क एक, देखो खाली सिमिलैरिटी एक है, फर्क इतने सारे हैं। फर्क क्या है, फर्क ये सब है कि राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं 359 में, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए होता है ये 359 में। इधर कुछ नहीं होता है, इमरजेंसी लागू हुई, प्रोक्लेमेशन हुआ, सारे फंडामेंटल राइट गए भाड़ में। अब बाद में देखेंगे, इसको डील करेंगे। जो भी कानून बनाने हैं, जो भी काम करने हैं, कर सकते हो आप इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के बाद। उन कानूनों को चैलेंज करेंगे जो कि इमरजेंसी से ताल्लुक नहीं रखते थे।
इधर भी वही चीज है। यहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 को हिफाजत दी हुई है, यहाँ पे कोई हिफाजत है ही नहीं आर्टिकल 19 के साथ। ठीक है, बस ये चीज क्लियर हो गई, बात समझ में आई, आगे बढ़ो भैया। अब इस समय पे राष्ट्रपति शासन लगवा रहे हैं हम। तो राष्ट्रपति जो रायसीना हिल जो हमारी पावर ऑफ सीट है, ये हमारी जो इस सीट की जो ताकत है, ये कहां दिखती है? ये दिखती है 355 में। कैसे दिखती है? कि जब 355 सीधी बात कहता है कि मैं संविधान हूं, मैं नहीं जानता ज्यादा बात, मुझे इतना पता है कि सेंटर बड़ा भाई, इसकी जिम्मेदारी है क्या करने के लिए, कि सारे स्टेट्स की हिफाजत करनी है और सारे स्टेट्स का जो काम है, कार्यकाल है, वो सुचारू रूप से ऐसे हो जैसे चलता हो हमारे संविधान के प्रोविजंस। हर चीज रूल ऑफ लॉ से चले। बस अगर रूल ऑफ लॉ से चीजें नहीं चल रही हैं, अगर संवैधानिक इमरजेंसी लग गई है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का संवैधानिक जो हमारा पहिया है अगर चरमरा गया है किसी स्टेट में, ऐसे हालात में क्या होगा? हमारा संविधान इनेबल करता है सेंटर को टू टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट यूजिंग आर्टिकल 356। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब लगता है, ये क्या कहते हैं हम इसको? स्टेट इमरजेंसी बोल लो आप इसको, या आप इसको बोल लो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोल लो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब है कि अब राष्ट्रपति जी अपने अपने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे उस स्टेट को चलाएंगे। अब राष्ट्रपति आगे नहीं चलाएंगे, राष्ट्रपति के बिहाफ पे कौन करेगा? गवर्नर करेगा ये काम। ठीक है, कब लगा सकते हो आप ये बात? तो पहले तो ये बताओ सर। तो 356 खुद ही कहता है ये कब, ये या तो 356 की बात हो रही हो या 365 की बात हो रही हो। दोनों आर्टिकल्स बात करते हैं कि स्टेट का आप हाल बेहाल कैसे कर सकते हो। कैसे करेंगे स्टेट का हाल बेहाल? ये तब हो सकता है अगर राष्ट्रपति जी सेटिस्फाई हो जाए। क्या सेटिस्फाई हो जाए? क्या सेटिस्फैक्शन है? राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन इज सेटिस्फाइड क्या? कि सच अ सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है, ऐसी आ गई है जहां पे स्टेट की सरकार काम नहीं कर पा रही है, स्टेट की सरकार इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पा रही है। ऐसे केस में स्टेट का कोई मतलब नहीं रह गया सरकार होने का। तो हम अब एज अ राष्ट्रपति हम सेटिस्फाई हो रहे हैं कि इस स्टेट का हाल जो बेहाल है उसको सही करो। तो राष्ट्रपति कैन एक्ट आइदर ऑन अ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या फिर अदरवाइज ऑल्सो। कैसे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि साहब वो स्टेट तो गया हाथ से, उसको पकड़ो पहले। इधर 365 कहता है, 365 कहता है मैं सेंटर हूं, बड़ा भाई मैं हूं। ठीक है, अगर मैंने कोई काम दिया करने को और वो काम अगर नहीं किया है तो उस स्टेट का हाल फिर मैं बताऊंगा क्या करेंगे। स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद या गिव इफेक्ट टू सेंटर का डायरेक्शन। अगर अगर राष्ट्रपति जी ने ये मान लिया कि भाई स्टेट जो है अपने आप से बिदक रहा है, ये घोड़ी हमारी विचलित हो रही है, ऐसे केस में क्या होगा? इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट द सिचुएशन इज अराइजन इन अ स्टेट जहां पे गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। कि सेंटर ने बोला हुआ है ना, ये रेलवे लाइन बननी है। अगर स्टेट कहते हैं नहीं बननी है, स्टेट कहता है लैंड जो सब्जेक्ट तो वो तो स्टेट का होता है, तो स्टेट अगर कहते हैं कि मैं रेलवे नहीं, मैं यहां से नहीं जाने दूंगा, तो इसका मतलब सेंटर बोलेगा 2 दिन के भीतर बताता हूं, अभी बताता हूं, रुक जा। तो ये है वो चीज 365 कि अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है और वो डायरेक्शन स्टेट नहीं माने, फिर तो स्टेट का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, इसका भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन स्टेट के ऊपर लगने वाला ये छुरा है, तो यहां पे पार्लियामेंट कहता है सिंपल मेजोरिटी, आराम से कर लेंगे, करना है करो, स्टेट को जाओ, स्टेट को उठा के पटक दो, एकदम ऐसे गर्दन पकड़ के एकदम चोक स्लैम दे दो स्टेट को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली विद इन 2 मंथ्स। चलने दो इसको, स्टेट को तो उठा के एकदम घोड़ा पछाड़ देके उसको एकदम गिरा दो, पटक दो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रोक्लेमेशन इशू उस समय हुआ है जब लोकसभा नहीं है, उस समय कौन काम करेगा? एक ही काम करेगा, कौन? अपना ये हमारी राज्यसभा करेगी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन कब तक काम, ये भी प्रोक्लेमेशन कब तक सर्वाइव कर सकता है? जब तक नई लोकसभा आ जाए और वो 30 दिन के भीतर उसको रेटिफाई कर दे वापस से। राज्यसभा उस बीच में उसको अपना काम करती रहे, राज्यसभा उसको अप्रूव करती रहे। ठीक है, क्या ये और चल सकती है? यस, अंटिल 3 ईयर्स। सीधा सीधा स्टेट का काम ही खत्म कर दो। 6-6 महीने में एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा दो, 3 साल तो बढ़ा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाय अप्रूवल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। बस पार्लियामेंट अप्रूव करती रहे बस। स्टेट का तो घोड़ा पछाड़, स्टेट का तो चोक स्लैम, स्टेट का तो एकदम उसको उठा के एकदम उसको पटक देंगे, स्टेट को कुछ भी कर सकते हैं हम। स्टेट की मंजूरी नहीं चलने वाली। ठीक बात है, ओके। लेकिन इसमें स्टेट की मंजूरी चलती कहां पे है? जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, वो अभी बाद में देखेंगे। अभी तो 44 सीए आया, 44 सीए ने कहा मालिक ये तो बहुत हैवी हो जाएगा मैटर। तो यहां पे हमने कहा ये इस हैवी मैटर को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इन्होंने कहा 2 हम लगाते हैं क्लॉज। क्या है इस क्लॉज से? क्या होगा कि पहली बात तो पार्लियामेंट का जो एक्सटेंशन है ये इसका राष्ट्रपति शासन का 1 साल से ज्यादा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 3 साल मतलब स्टेट बेचारा कैसे जी रहा है फिर वो? तो इसका मतलब है कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट, सॉरी, इन द पार्ट ऑफ स्टेट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा हो, जब रेजोल्यूशन को पास करना होगा, उस समय पे नेशनल इमरजेंसी का कुछ हिस्सा लगना चाहिए उस स्टेट के अंदर। दूसरी बात, ये दूसरा क्लॉज क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन खड़े होकर कह दे कि भाई मैं वहां इलेक्शन नहीं करा सकता हूं, मैं वहां स्टेट की विधानसभा का इलेक्शन मुझसे नहीं हो पाएगा,
वो स्टेट इस समय पगला रहा है, उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टेट अब बेकाबू हो गया है। अगर लोकसभा भंग हो रखी है बिफोर एक्सटेंडिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, उस समय क्या करेंगे हम, और राज्यसभा पास करके बैठी हुई हो, तो जो नई फॉर्म लोकसभा है शुड पास इट बिफोर द 30 days ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, पहली बार जैसे ही आ जाए, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग राष्ट्रपति रूल विल बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। और कैसे कैसे, एक साल तक के लिए आप इसको बढ़ा सकते हो। चलो बढ़ा लो भैया, कोई बात नहीं, आगे 6 महीने के बाद फिर उसको और बढ़ा लेना, 6 महीने के लिए और, फिर 6 महीने के लिए और, चल सकता है। एक बार में 1 साल के लिए चलेगा ही चलेगा, अगली बार फिर 6 महीने में चलेगा। नाउ राष्ट्रपति शासन जब लगता है, इसमें स्टेट की क्या कैसे हत्या होती है, तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति शासन लगते ही एग्जीक्यूटिव रिलेशन कैसा होगा, राष्ट्रपति रूल लगा, राष्ट्रपति की चलने वाली है, सेंटर चलेगा, और राष्ट्रपति विल डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। हटा दो, जरूरत ही नहीं है। यहां इधर गवर्नर साहब जो स्टेट में बैठे होते हैं, जो सेंटर के एजेंट होते हैं, गवर्नर साहब ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, वो क्या करेंगे, वो स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, यानी स्टेट के राजभवन से, जहां गवर्नर साहब का, राज्यपाल का जहां पे घर होता है, फ्लैट होता है, कमरा होता है, बिल्डिंग इनका बंगला होता है, तो उस जगह से चलेगा पूरे स्टेट का कार्यकाल। और वो कौन हेल्प करेगा उनकी, यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या एडवाइजर्स, ऐसे जो भी कोई नए नए ऑफिसर, ओएसडी हो, जो भी हो, आप लोग हेल्प करोगे गवर्नर साहब की कि भैया राष्ट्रपति के नाम पे रूल करना है यहाँ पे, और राष्ट्रपति के नाम पे अब सरकार चल रही है। इस समय में क्या होगा, प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड या डिसॉल्व कर दे स्टेट की विधानसभा को, या तो बोल दें कि आपकी जरूरत नहीं विधानसभा की, गेट आउट, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, या आप अपना काम करते रहो पर इंटरवीन मत करना बीच में बिल्कुल भी। दिस विल बी मेंशन्ड इन द प्रोक्लेमेशन, ये लिखा होगा कैसे करना है। इलेक्शंस विल बी हेल्ड आफ्टर रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक बात है, इलेक्शन तभी होंगे जब इलेक्शन हो पाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन एक बार हट जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, स्टेट की विधानसभा के साथ क्या करना है, उसको सीख घुसेगी या कीमा होगा, क्या होगा उनके साथ, तो अब भैया जाहिर बात है कि उनकी ये उसमें लिखा होगा जो प्रोक्लेमेशन जैसा आ रहा है राष्ट्रपति शासन की तरफ से। ठीक है भैया, नाउ आगे बढ़ो। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन कहते हैं कि अगर कानून बनाने का समय था, बढ़िया समय था, अच्छा लग रहा था जब तक, तो नॉर्मल टाइम्स में तो यूनियन कैन नॉट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक बात है, कहां बना सकते हैं, एक्सेप्ट ऑन द 5 प्रोविजन जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं अपने सेंटर स्टेट रिलेशन में। याद आ गए, सेंटर स्टेट रिलेशन में कम्युनिकेशन, रेलवे, ये वो सारे, उन चीजों पे तो सेंटर अपना बोलेगा कि साहब मैं करूंगा इस पे काम। ठीक है, बाकी अपने स्टेट अपने काम करते रहे, अपने सेंटर अपना काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्रपति शासन लग गया एक बार, तो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर जो है गॉन हो गई है, और स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है, ये पावर कहां बढ़ के चली गई, एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट करेगी। अब पार्लियामेंट क्या करे, पार्लियामेंट के हर बार बैठे एक स्टेट के लिए, नहीं, पार्लियामेंट पास करेगी स्टेट का लेजिस्लेटिव बिल ऑल्सो, स्टेट का बजट ऑल्सो, और पार्लियामेंट इसको डेलीगेट कर देगी पावर को फॉर सच स्टेट टू प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई और अथॉरिटी को। पार्लियामेंट हर बार ये 850 लोग मिलकर ये नहीं बोलेंगे कि यार यूपी का जो है बिल कैसा पास करना है, यूपी का कौन सा बजट पास करना है, एक काम करो राष्ट्रपति को दे दो। यानी पार्लियामेंट ने ये पावर डेलीगेट कर दी, पार्लियामेंट ने पावर डेलीगेट कर दी किसी और थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे, राष्ट्रपति है, गवर्नर साहब है, जो भी है। पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेलीगेशन क्या करेंगे, और एनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन केस ऑफ डेलीगेशन, दे कैन मेक लॉज कन्फरिंग पावर्स एंड इंपोजिंग ड्यूटीज ऑन सेंटर एंड इट्स ऑफिसर्स। यानी कि कुल मिला के इवन सेंटर ही गेम में है, सेंटर ही गेम खेल रहा है, सेंटर का ही गेम है, सेंटर का ही बोर्ड है, सेंटर के प्यादे हैं, बस कुल मिला के। इवन व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन, राष्ट्रपति कैन ऑथोराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट के फंड से, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन डायरेक्ट आ सकती है। लोकसभा जब सेशन में नहीं है, उस समय पे क्या होगा, स्टेट के फंड में से पैसा निकालना होगा, और ये चीज पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट कर सकते हैं पेंडिंग इट सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। बस पार्लियामेंट हाँ कह दे, पार्लियामेंट हाँ कह रखी हो क्या, ठीक है आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट का पैसा है ना, स्टेट का पैसा फूक डालो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट का मत लेना, पार्लियामेंट हमारा सेंटर का पैसा मत लेना, उस स्टेट के पैसे को आग लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लगा सकती है। अब स्टेट बैठ के बस देख रहा है, यूपी की विधानसभा कह रही है कि यार पैसा हमारा है, चाबी हमारे पास है, और तुम पीछे के गेट से पूरा खजाना लेके चले गए, हम बैठे रह गए कि हाँ इस समय जरूरी है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तुम मानते नहीं हो, हमने कर दिया ऐसा। ठीक है भैया, अब ये 356 का जो यूज हुआ है, ये बड़ा भयंकर यूज हुआ है। सिंस 1950 अभी आजाद हुए हैं, संविधान बन के रेडी हुआ है, अप्रूव हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है जब से लेके अब तक 125वां 126वां बार, कितनी बार तो लगा राष्ट्रपति शासन। अब मेनी अ टाइम्स इंपोज इन आर्बिट्रेरी मैनर ऑल्सो, पॉलिटिकल बायस हो गया, पॉलिटिकल रीजन हो गया, कुछ भी हो गया। सबसे इसमें मतलब सबसे ज्यादा 3-5 कब होती है, जब पॉलिटिकल पार्टी सेम नहीं होती है। सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी ए है, स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी बी है, नहीं साथ में आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, लगा डाला, क्या लगा डाला, राष्ट्रपति शासन नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत स्टेट की विधानसभा चाहिए ही नहीं। 1951 में आर्टिकल 356 का पहली बार यूज हुआ था, और पंजाब में यूज हुआ था। गवर्नर साहब चंदूलाल त्रिवेदी जी थे उस समय पे, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा था, उन्होंने कहा देखो साहब क्या हो रहा है, ये मैं नहीं जानता इस पंजाब को, मैं ये पंजाब है। तो उस समय में क्या हुआ फिर, अब सारे स्टेट्स आज की तारीख में तब से लेकर अब तक कई बार, एक 1-2 बार और भी ज्यादा बार
अपने अपने राष्ट्रपति शासन अपना भुगत चुके हैं। देखो साहब, ये न्यूज है। ये न्यूज कब की है? ये न्यूज हमारी उसी समय की है, राष्ट्रपति ने साइन किया प्रोक्लेमेशन आफ्टर द ये जब 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 हमारी कैबिनेट की जब मीटिंग हुई है। ठीक है भैया, तो हमारी जब कैबिनेट मीटिंग हुई, इसके बाद नई सरकार आई, उन्होंने कहा यार ये तो ज्यादा हो गया इन लोगों के साथ, ये तो स्टेट हमारे बेचारे 9 स्टेट असेंबली एक बार में डिसॉल्व हो गई और जरूरत ही नहीं चाहिए, जा भाड़ में जाओ, नहीं सुनेंगे स्टेट की, कोई बात ही नहीं करनी है। देखो साहब जरा मैटर एक बार, जम्मू कश्मीर में 6 बार, यूपी में 9 बार, हमारे इधर साउथ में हमारे केरला गोवा तक में 5 बार लग गया है, महाराष्ट्र में लग गया है 2 बार, गुजरात में 5 बार, हमारा यूपी तो ऑफकोर्स हमारा बवालू यूपी है, तो यहाँ तो कुछ होता ही, यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बिहार हमारा 8 बार, यहाँ तो इमरजेंसी, पंजाब हमारा 9 बार, लो झेल रहा है बेचारा। तो अब जब इतना झेलता आया, उस समय के बाद से हम देख रहे हैं कि यार ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। अब अंबेडकर जी ने तो उस समय क्या कहा था कि देखो बुरी बात मत कहना इसको, पहली बात तो ये मैंने जो डाला है प्रोविजन वो कोई सोच के डाला है, ये प्रोविजन जो है मैं चाहता हूं ये हमेशा डेड लेटर बने रहे। बस इन्होंने कहा कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, एचवी कामत जी हुए, कुछ भी हुए, ये सारे अपने जो हमारे के शांतनम जी हुए, ए के अय्यर जी तो चलो सपोर्ट में थे, पर बाकी लोग जो हैं ये लोग कह रहे थे मालिक क्या कर दिया ये, आप कह रहे हो ये इसका भी यूज नहीं पड़ेगा। तो अंबेडकर जी ने बोला था कि आपका जो ड्रास्टिक पावर आपको दिख रही है कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 356, ये आई होप कि इट रिमेन्स अ डेड लेटर, ये कभी यूज ही ना हो, एंड वुड बी यूज्ड ओनली एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब बिल्कुल समझ में नहीं आए तब यूज करेंगे राष्ट्रपति शासन। पर लेकिन अम्बेडकर जी का सपना सपना ही रह गया। इन्होंने कहा कि मैं तो सोचा था कि हमारे आगे वाले लोग जो होंगे सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन पढ़े लिखे छोड़ो, इन्होंने तो रंजिश है इनकी तो आपस में। तो सब्सिक्वेंट इवेंट जो हुए हैं उससे देखा क्या, व्हाट वाज होप्ड टू बी अ डेड लेटर बिकेम अ डेडली वेपन। हमने जो सोचा था कभी यूज नहीं होगा वो खूब यूज होता है, पहली बार में यूज हो जाता है। स्टेट सरकारें बेचारी धज्जियां उड़ जाती हैं। कामत जी ने बोला था कि अंबेडकर जी तो चले गए हैं लेकिन जो आर्टिकल्स हैं दे आर वेरी मच अलाइव। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाउ डू यू टैकल दिस, हाउ डू यू डील विद दिस। इस समय आया जुडिशियल रिव्यू की बात हुई। अब जुडिशियल रिव्यू की बात होगी तो 38 सीए ने बोल दिया था 1975 में ही कि जब भी लगे राष्ट्रपति शासन, कोई नहीं सुनने वाला, कोई कोर्ट नहीं सुनेगी इसकी बात। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इनवोकिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 44 सीए आया, फिर आई देसाई जी की सरकार। देसाई जी की सरकार ने बोला अरे नहीं भाई, नहीं ये चाहिए जुडिशियल रिव्यू में। ये तो इन्होंने रिवर्स कर दिया दीज चेंजेस एंड मेड सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट विल आस्क, अगर इफ केस गोज, अगर केस गया तो सुप्रीम कोर्ट फिर पूछेगी कि भाई कैसे, किस दम पे। इसमें सबसे बड़ा फेमस केस है एसआर बोम्मई केस। तो 1994 का केस था ये। केस क्या था कि गवर्नर साहब ने एक बार रिपोर्ट जाके भेज दी, गवर्नर साहब ने सीएम से बात ही नहीं करी, और एक लैंडमार्क फैसला आया फिर उसके बाद अपने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला ये आया कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगा रहे हो आप, क्या सोच के लगाते हो आप लोग। तो क्या हुआ, जनता पार्टी ऑफ कर्नाटका थी हमारी और लोकदल पार्टी दोनों मर्ज हो गए। इसके बाद क्या हुई, कोalition बन गई थी, जनता दल बन गया 1988 में। चलो ठीक है। इसके बाद कुछ मिनिस्टर ने इस बात पे अपनी अपनी बगावत कर दी, छेड़ दी, और अपना पार्टी इन्होंने छोड़ी थी। इसके बाद जो पार्टी छोड़ी तो हो सकता है मेजोरिटी कम हो गई हो या नहीं रही हो, पर टेस्ट नहीं हो पाया। गवर्नर साहब ने रिपोर्ट भेज दी टू राष्ट्रपति, सेंट रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट टू इंपोज अ प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। अच्छा, जब एक बार इन्होंने भेज दी रिपोर्ट, प्रेसिडेंट रूल लग गया, लो भैया। राष्ट्रपति ने कहा अच्छा ये तो हम वेट कर रहे थे इसका। इसके बाद कर्नाटका स्टेट सरकार ने बोला कि भैया हम काम कर रहे थे, तो इनको बोला गया यू आर डिसमिस्ड, आउट, नहीं चाहिए। मुंबई जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा देखो साहब क्या किया मेरे साथ, मेरे पास तो नंबर्स भी थे, मंत्री तो गए थे, मेरे में विधायक तो थे सारे के सारे, पर लेकिन उसके पहले गवर्नर साहब ने सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा मैटर हो गया तुम्हारे साथ, तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा 356, पहली बात तो हम इसका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पहले बता रहे हैं, हम क्या क्या इसमें से पढ़ेंगे, हम क्या क्या इसको डील करेंगे, क्या क्या इसमें से करेंगे। हम मिसयूज नहीं चाहते 356 का, ठीक है। हम आपको याद दिला रहे हैं आप ही के बनाए हुए सरकारी कमीशन का, सेंटर को याद दिलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऐसी सिचुएशन आपको बता रहे हैं जहां पे एक्सरसाइज ऑफ 356 इज प्रोवाइडेड, इज एप्रोप्रिएट, कुड बी प्रॉपर, कुड बी इम्प्रॉपर। क्या हो सकता है, अगर प्रॉपर यूज ऑफ अगर इम्प्रॉपर यूज ऑफ हुआ है आर्टिकल 356, कोर्ट विल प्रोवाइड रेमेडी, फिर कोर्ट इंटरवीन करेगी, और कोर्ट एक बार इंटरवीन कर देगी तो कोर्ट हैज द पावर टू रिस्टोर द स्टेट असेंबली ऑल्सो। इसका मतलब है हम इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं आपके ताल्लुकात के बीच में, लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, अगर आप सीएम साहब को काम नहीं करने दोगे, अगर आप सीएम साहब की एकदम धज्जियां उड़ा दोगे, तो हम इंटरवीन करेंगे। क्यों, कैसे कर सकते हैं हम, जुडिशियल रिव्यू हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब है कोर्ट विल प्रोवाइड रेमेडी ऑल्सो, और कोर्ट रेमेडी के तौर पे वापस स्टेट की विधानसभा को वापस ला सकती है और स्टेट की सरकार को वापस ला सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसके बाद मुंबई जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात तो इसको मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हो सकती है, ये हमारे इस स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, इसको कोई नहीं छुएगा। हेंस आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज ऑन स्टेट, जहां पे स्टेट सरकार कोई ऐसा काम कर रही हो जो एंटी सेक्युलर नेचर का है। ये इस जजमेंट का रिजल्ट है कि अगर स्टेट सरकार कोई ऐसा काम कर रही हो जिसकी वजह से सेक्युलर पॉलिटिक्स जो है वो भंग हो रही हो, सेक्युलरिटी हमारे देश की जा रही हो, तो सेंटर लगा दे राष्ट्रपति शासन, तब तो मंजूर है, उसके अलावा नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बता दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात तो आपका काम हमारे अंडर आता है, हम इसका समीक्षा कर सकते हैं कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ। सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटेरियल, कि राष्ट्रपति शासन तब लगे जब राष्ट्रपति जी के पास वो इंफॉर्मेशन आए जो कि मंजूर हो, जो कि इंफॉर्मेशन सच हो, रेलेवेंट हो, काम की हो। बेतुकी बातों से राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, ठीक है। कोर्ट ऑल्सो कैन नॉट गो इनटू करेक्शन कि सही लगाना था, नहीं लगाना था, मटेरियल क्या था, पर वो बस ये देख सकते हैं कि मटेरियल जो है वो रेलेवेंट है भी कि नहीं, बस ये चेक करवा दो हमें। हमें बस ये देखना है स्टेट में शासन लगवाना ये किस बिना पे लगवाया गया, बस हम ये चेक करेंगे। इसके बाद सेंटर नीड्स टू जस्टिफाई राष्ट्रपति शासन कि तुम्हारी क्या इतनी तुम्हें गरज थी, स्टेट झेल रहा था, अपने आप झेल लेता, जो भी करना होता वो दोबारा इलेक्शन होता दोबारा करा लेते, तुम्हें क्या दिक्कत थी इतनी। फिर इफ फाउंड इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड, ऐसे में कोर्ट कैन रिवाइव द स्टेट विधानसभा ऑल्सो। ये बड़ी बात है, स्टेट की विधानसभा कैन बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, टिल देन क्या होगा, इट कैन ओनली बी सस्पेंडेड। जो स्टेट की विधानसभा है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना वो स्टेट की विधानसभा डिसॉल्व नहीं होगी, वो सस्पेंड हो सकती है, वो भंग नहीं हो सकती है, ठीक है, अभी तक नहीं, जब तक पार्लियामेंट नहीं अप्रूव कर दे। इधर स्टेट सरकार अगर परस्यू कर रही है कोई केस, कोई ऐसा मैटर एंटी सेक्युलर पॉलिसी, उस केस में तो मंजूरी है, देन इट इज लायबल टू बी, तब तो फिर 356 जो है ओके लगा दो, फिर तो स्टेट सरकार की धज्जियां उड़ा दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्वेश्चन ऑफ स्टेट सरकार ये है कि अगर स्टेट सरकार का कॉन्फिडेंस चला गया है अपनी विधानसभा में, तो ऐसे केस में ये हाउस के फ्लोर पे टेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर बम्बई जी के अगर मंत्री छोड़ के गए हैं तो छोड़ के जाने देते। अगर वो कह रहे हैं मेरे पास विधायक और भी हैं, मेरे पास नंबर्स पूरे हैं, कर्नाटका विधानसभा में मैं जीत सकता था और आपने मेरा टेस्ट नहीं होने दिया, तो वो टेस्ट पहले करवाओ उनका, ठीक है। अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं साहब हम काम कर लेंगे, assume power at the center, it will not have the authority to dismiss your ministries from the other political parties in the state. सेंटर में पार्टी ए है, स्टेट पार्टी बी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी में तनातनी है तो हम स्टेट की विधानसभा को चलने ही ना दें, नहीं, वो काम कर रहे हैं अपना, करने दो उन्हें, ठीक है। पावर अंडर आर्टिकल 356 ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल पावर है एंड शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली, ओकेजनली, किसी मौके पे, रोज रोज नहीं, ये नॉर्म नहीं हो सकता है, इट इज नॉट अ नॉर्म, ये प्रॉपर नॉर्म नहीं है कि ऐसे ही सरकार चलानी होती है, नहीं, ये एक्सेप्शन है, ये कोई कोई जगह पे आप यूज कर सकते हो, हर बार नहीं करोगे आप यूज, चलो ठीक है। इधर हमने कहा कि इम्प्रॉपर प्रॉपर यूज समझा दो सर क्या हुआ है, तो सरकारी कमीशन ने ऑलरेडी दे रखी थी रिकमेंडेशन, ठीक है, 1988 में। इसके बाद हमने कहा लाओ बताओ क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो साहब बात तो सही की सरकारी कमीशन ने, तो प्रॉपर यूज क्या है, अगर हंग असेंबली की बात हो रही हो तब तो आप सोचो, इसके बाद नो पार्टी सिक्योर्स मेजोरिटी, तो वो हंग असेंबली है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। पार्टी हैविंग ए मेजोरिटी, जो अगर कह दे कि मेरे पास मेजोरिटी है भी लेकिन मैं डिक्लाइन करती हूं पार्टी, मैं सरकार बनाने से, टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोएलिशन हैविंग मेजोरिटी। अच्छा ठीक है, अगर मिनिस्ट्री यानी सरकार जो स्टेट की है वो रिजाइन दे दे आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी हैज मेजोरिटी, तब ठीक है, तब हो सकता है। क्या हो सकता है, सब राष्ट्रपति शासन ऐसे केस में लग सकता है। अगर स्टेट डिसरिगार्ड कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव जो सेंटर से आए हो, इनके पास सेंटर ने कुछ बोला हुआ होगा कि आप ये काम कर सकते हो, वो काम नहीं कर सकते हो, और अगर स्टेट वो काम नहीं करे, स्टेट सेंटर की बात ना माने, इफ द गवर्नमेंट इज एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के रूल ऑफ लॉ से नहीं चल रही हो, रूल ऑफ लॉ से नहीं चल रही हो, तो ऐसे केस में ये हालात हो जाए, वायलेंट रिवोल्ट की, अगर ऐसे रिवोल्ट की बात आ रही है, तब तो भैया फिर तो स्टेट को सुननी नहीं पड़, फिर तो स्टेट को सुनना है ही नहीं, फिर तो सेंटर को जो सही लगे वो करो। इसके अलावा गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूज कर दे या ये अपना काम करने से, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ये स्टेट की सिक्योरिटी से, और वो एकदम पीछे हट जाए, स्टेट सरकार कह दे मैं करूंगा ही नहीं काम, मुझे करना ही नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लेकिन कब नहीं लगेगा वो यहां है, अगर मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे, स्टेट सरकार रिजाइन कर दिया है, ठीक है, या मेजोरिटी उनकी चली गई है, और गवर्नर क्या बोले, गवर्नर बोल दे रिकमेंड्स इंपोजिशन विदाउट असेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। दूसरी ऑपोजिशन पार्टी कह रही है अरे ये नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं हम बना लेंगे सरकार, तो अगर हमारे पास नंबर हैं, अगर ये इसका टेस्ट हो जाए और गवर्नर साहब उससे खुश हो जाए तो ठीक है। अगर गवर्नर डज नॉट अलाउ द मिनिस्ट्री टू प्रूव इट्स मेजोरिटी एंड रिकमेंड्स द रूल, ये इंप्रॉपर यूज में आएगा, ठीक है। रूलिंग पार्टी एंजॉय कर रही है मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली एंड हैज सफर्ड कोई ऐसा सेटबैक,
कोई मैसिव डिफीट इन द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट की विधानसभा में काम नहीं करती है, वो स्टेट की विधानसभा में तो उनके पास मेजोरिटी है ना, वो मेजोरिटी यहाँ एंजॉय करते हैं स्टेट की विधानसभा में। हाँ, लोकसभा में उनके पास नंबर्स नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके कि वो उस पार्टी की कोई अहमियत ही नहीं है, बिल्कुल अहमियत है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन ऑफ या फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस खाली इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, बस आप उसको आंतरिक कुछ ग्रह कलेश कह सकते हो। अगर ऐसा फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए तब तो ठीक है, पर खाली और खाली इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो कि नॉट अमाउंटिंग टू ये इतना बड़ा मैटर, तब आप अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो वो इंप्रॉपर यूज है, बस साफ बात। मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, अगर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी तो आप हेल्प कर सकते थे, जैसे यूपीएससी हेल्प करता है स्टेट के पीएससी को क्या करने में, रिक्रूट करने में ऑफिसर्स। जैसे स्टेट सरकार इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग कि भाई तुम गलती करने जा रहे हो, तुम्हारी गलती को हम सुधारना चाह रहे हैं, अगर इन केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी तो भैया तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे पास जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा, अब उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है हमारा, यहां पे क्या आता है, तूफान आता है, चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है। ऐसे केस में अगर उड़ीसा को हम पहले ही वार्निंग दे दें कि भाई अपने यहां से कटक से सारे जगह से लोग हटा लो, भुवनेश्वर इन जगहों से लोग हटा लो क्योंकि बाढ़ आने वाली है, कुछ भी होने वाला है, ऐसे केस में हम स्टेट की हेल्प कर रहे हैं। इफ फेदर के ऐसे केस में जहां पे स्टेट सरकार इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ या एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी लीडिंग टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, कोई और कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, हम उनको मौका देंगे स्टेट सरकार को अपने आप से काम करने का। वेयर पावर इज यूज टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, अब पार्टी की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल बायस है, यही हो रहा है इसीलिए किया गया है, तो भैया इसलिए अगर आपने लगा दी राष्ट्रीय शासन तो वो इम्प्रॉपर यूज है, भैया ये नहीं चलेगा, इस केस में हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ओके। अब राष्ट्रपति शासन एक तरफ होता है और एक तरफ हमारा नेशनल इमरजेंसी, दोनों में फर्क देखते हैं, दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। चलो, इमरजेंसी जो नेशनल वाली होती है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड। कब? वॉर, एग्रेशन या हमारा आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इधर क्या होगा राष्ट्रीय शासन में, जहां पे ये कब आएगा, जब कोई व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यू टू रीजंस, जैसे कि जो ऐसे रीजंस है जो कि मतलब वॉर से कनेक्टेड तो नहीं है, पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेट जो है मान नहीं रहा, सीधी बात। अच्छा, इस ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, स्टेट की जो सरकार है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इट इज डिसमिस्ड एंड जो स्टेट की लेजिस्लेचर है इज आइदर डिसमिस्ड और डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, जो भी करना है इसके साथ वो कर सकते हो आप। राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो पूरे स्टेट को चलाएंगे थ्रू द गवर्नर ओनली, एंड गवर्नर किसकी हेल्प लेंगे, आपकी हेल्प लेंगे। पार्लियामेंट जो होगी यहां कानून बनाएगी फॉर द स्टेट, पार्लियामेंट कानून बनाने का काम भी दे सकती है सेंटर को, जो कि काम देगा गवर्नर साहब को कि भाई आप काम कर लो। इन ब्रीफ क्या हो रहा है, कुल मिला के जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो जो उस पूरी स्टेट की वो जा रही है सेंटर के पास। इधर नेशनल के समय पे क्या होगा, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर कोई भी हो, आप अपना काम करते रहो, कुछ भी करना हो आपको करना हो कर लो, लेकिन इट्स इफेक्ट इज दैट सेंटर गेट्स कॉन्करेंट पावर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, कि आप अपना काम कर सकते हो, हम आपको हटा नहीं रहे हैं, हम आपको आपके घर से निकाल नहीं रहे हैं, आपकी विधानसभा अभी भी है आपके पास, आपकी स्टेट सरकार आपके अभी भी है, लेकिन हम कानून बना रहे हैं, चुपचाप मानते रहना, जो हम कहते जा रहे हैं वो करते जाओ, बस उसमें कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, सुनना ही नहीं है। इसके बाद आगे चलो, फिर और क्या इसमें सिमिलरिटी हमारी ये सब है, तो पार्लियामेंट can make laws on the subject enumerated in the state list only by itself, that is it cannot delegate the same to any other authority। मतलब कि इस समय नेशनल की बात हो रही है, इस समय देश पे आपदा की बात हो रही है, इस समय देश की आपदा है, अगर देश की बात होगी तो देश के सबसे बड़े जो मंदिर है लोकसभा का, हमारी डेमोक्रेसी का, इस मंदिर के पास सारी पावर रहेगी, ये पावर डेलीगेट नहीं होगी किसी अथॉरिटी को। इधर क्या होगा, यहां पे जो पार्लियामेंट है या तो वो खुद काम करे किसी स्टेट के लिए, अब पार्लियामेंट का कहना है मैं इतना बड़ा बॉडी हूं, मैं मंदिर हूं, मैं क्यों काम करूं, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, किसको, या तो राष्ट्रपति को या एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। राष्ट्रपति कहते हैं मैं भी नहीं कर रहा है काम, स्टेट का गवर्नर है उसको काम कराओ, वो अपना कर लेगा। तो अभी तक हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिस हैज बीन फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट स्टेट, ये हुआ है। ये कैसे होगा, ये लॉज आर नोन एज प्रेसिडेंट्स एक्ट, इनको बोला जाता है। चलो भैया ठीक है, इधर कब कब काम, इधर भैया क्या क्या ड्यूरेशन होती है इसकी, नो मैक्सिमम टाइम पीरियड, वॉर है तो वॉर है, चल रही तो चल रही है, इट कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। इधर क्या होगा, ये कहानी मैक्सिमम पीरियड, ये कहानी हम यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पीरियड है तो सही फॉर ऑपरेशन, दैट इज 3 years। देयर आफ्टर 3 साल के बाद क्या होगा, इट मस्ट कम टू एन एंड, एक बार कम हो जाए, एंड द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो वापस रिज्यूम होनी चाहिए। स्टेट में 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज्यादा बड़ा काम हो गया ये। इस समय पे क्या होगा, रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विद ऑल द स्टेट्स अंडरगोज अ मॉडिफिकेशन, इस केस में रिलेशनशिप ऑफ दैट स्टेट ओनली
ऑफ ओनली द स्टेट अंडर विच इमरजेंसी लगी हुई है, बस उसी का हाल बेहाल हो रखा रहेगा। एवरी रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग इट्स प्रोक्लेमेशन और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3। यहां पे स्टेट का हाल बेहाल करना है, सिंपल मेजोरिटी, छोड़ दो छोटा स्टेट है, क्या सुनना उसकी बात बार बार। एवरी रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन या उसका कंटिन्यूएंस कैन बी पास बाय ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। इधर फंडामेंटल राइट का कोई हत्या नहीं हो रही है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। इधर गेम ओवर, या तो कुछ है ही नहीं, इट अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। इधर लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, इधर देयर इज नो सच प्रोविजन ओनली, इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन हिज ओन। यानी कि राष्ट्रपति नहीं, यहां पे राष्ट्रपति बात है, यहां पे पीएम प्लस कैबिनेट जब ये कह रही हो कि हाँ भाई अब तो इनको हटाना पड़ेगा, अब तो इनसे काम कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये क्या है सर? ये है 360 के अंदर, ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति मतलब यहां पे पीएम प्लस कैबिनेट, पीएम प्लस कैबिनेट। अब आप सोच रहे होगे हर बार तो राष्ट्रपति अपने आप से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पीएम प्लस कैबिनेट को ही कहना पड़ रहा, तो राष्ट्रपति की जरूरत है क्या? सही बात है, राष्ट्रपति की जरूरत हम समझेंगे अगली क्लास में, जहां पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर साहब, ठीक है, एक साथ पढ़ लेंगे उसको। तो अब 360 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है इट कैन ही कैन प्रोक्लेम एक ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि तब होगी जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि सिचुएशन ऐसी आ गई है ड्यू टू विच देश का फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो है वो बहुत परेशान हो गया है। स्टेट का, इंडिया का जो जितना भी प्रॉब्लम चल रही है पैसे की, वो या अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है ऐसे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन 38 के अंदर बोला गया था कि आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, 44 में बोला गया अरे नहीं भाई आओ इनसाइड जुडिशियल रिव्यू, फिर भाई 360 को वापस बोल दिया गया अंदर अंदर वापस 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 थांबा, अपने आप आ जा, जुडिशियल रिव्यू में रहेंगे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल फिर चाहिए होगा इसमें, कैसे? प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, होगा ही होगा। और अगर एक बार अप्रूव हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक चलेगी? जब तक मन करे, इनडेफिनेटली अंटिल इट इज रिवोक्ड। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई मैक्सिमम पीरियड लिखा नहीं है, कितना भी चल जाए। दूसरी बात क्या है? रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, हर 6 महीने में नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी को ओके कर दिया, डन, करो जो करना है करो। मेजोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? मेजोरिटी का मतलब यहां पर है हमारी मेजोरिटी कौन सी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी, बस साफ बात, जो अप्रूव कर रही है। रिवोक करने के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट, जो तो हमारे पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, हटाने के लिए लगाने के लिए जरूरत है। एक बार जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट की, एक बार पार्लियामेंट ने ओके कर दिया, कर दो, जो करना है आप आगे करते रहो, हमारे देश का सारा पैसे का हिसाब किताब सब पूरा संभाल के रखो, बचा के रखो। इसमें क्या होगा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट कि अपना खर्चा तुम कैसे करोगे, अपना खर्चा तुम क्या नहीं कर सकते, टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज स्पेसिफाइड बाय इट। मतलब कि अब स्टेट को डायरेक्शन मिलेगा सेंटर के द्वारा, और सेंटर देगा डायरेक्शन कि अपने सारे ऑफिसर्स की तनख्वाह काटो 20%, अपने सारे जितने भी ऑफिस के खर्चे, सारे किराए जो भी चल रही है, इन ऑफिस के खर्चे करो कम, कितने? 15%, 20% के अंदर कम करो, ठीक है। उधर राष्ट्रपति और क्या और क्या क्या कहलवा सकते हैं? ये कह सकते हैं कि सबकी सैलरी अलाउंस सब कटेगी, सबकी, ऑफ ऑल या एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट और यूनियन एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, सब इसके अंदर आएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है देश में। रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स या अदर फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट की विधानसभा अपने यहां कोई बिल ला रही है, कोई ऐसा बिल ला रही है जो कि मनी टाइप होगा, जिसमें कि पैसे की बात होगी, मनी हो, फाइनेंस बिल हो, जो भी होगा, तो ऐसे वाला अगर स्टेट विधानसभा कोई अपना बिल लेके आ रही होगी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, पैसा कमाना होगा या पैसा खर्च करना होगा, ये सारा का सारा विधेयक, सब कुछ, सारे ऐसे बिल, ये सबके सब रिजर्व रहेंगे फॉर राष्ट्रपति, फॉर सेंटर के मंजूरी। सेंटर जब तक मंजूरी नहीं देगा तब तक इनके स्टेटों के अपने विधानसभा इसको एक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि बात पैसे की चल रही है, पैसे का ही काम है। अब इसके बाद इमरजेंसी के लिए बड़े साहब लोगों ने बोला कि ये क्या यार, ये क्या हो रहा है भाई, हमारे ऐसा अगर इमरजेंसी लगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ लोगों ने बोला कि अगर ये हुआ तो देश का फेडरल कैरेक्टर तो गया, वो तो गया, और यूनियन तो बिल्कुल ऑल पावरफुल हो गया। यूनियन तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे डिक्टेटर, ये तो क्या हो रहा है, राष्ट्रपति एकदम ऐसे काम कर रहे हैं। स्टेट की जो पावर है एंटायरली भी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन, और यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब कि केंद्र सरकार काम कर रही है, फिर तो बस पार्लियामेंट भी बस नाम के लिए रह जा रही है फिर तो। अब फंडामेंटल राइट जो है दे बिकम मीनिंगलेस, क्यों लिखे ही हैं फिर? जब अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो हटा दो उस समय। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है हमारे संविधान की सब हिल जाएगी, हमारे डेमोक्रेसी पूरी हिल सकती है इसमें। तो यहाँ पे कई लोगों ने जो बोला कि साहब गलत हो रहा है, ये नहीं मंजूर है हमें। कामत साहब ने बोला आई फियर दैट बाय दिस सिंगल चैप्टर we are seeking to lay the foundation of a totalitarian state, a police state, a state जहां पे completely opposed to all ideals of democracy principles, जिसकी वजह से हमने फाइट किया है।
हमने जो लड़ाई लड़ी है पिछले कुछ दशकों में, यानी कि हमारी आजादी की लड़ाई, हमने उन सिद्धांतों पे लड़ी थी। वो सारे सिद्धांत को हम हटा के पटक रहे हैं। हम ऐसे स्टेट कल्पना कर रहे हैं जो कि उन सारे सिद्धांतों को नहीं मानने वाला है। कृष्णमाचार्य जी ने बोला था, बाय मीन्स ऑफ दिस प्रोविजंस क्या होने वाला है, राष्ट्रपति एंड द एग्जीक्यूटिव क्या बनने वाले हैं, एक संवैधानिक डिक्टेटर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर। मतलब ये तो ऐसा होने जा रहा है, इसको कैसे रोकोगे आप। इधर कुंजरू साहब बोले, एच एन कुंजरू जी, इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात अगर आप कर रहे हो, दे पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। स्टेट तो मरे बेचारे, क्या करेंगे वो, कैसे जिएंगे खाएंगे वो, उनका तो कुछ भाई बचना टिकना है ही नहीं। इधर कुछ फेवर में लोग भी थे, तो आपको याद होंगे ए के अय्यर जी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। इन्होंने कहा था कि नहीं, जो इमरजेंसी प्रोविजन है दे आर लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरी है तभी रखे हैं, ऐसा नहीं है। तो महावीर त्यागी जी ने बोला था कि देखो ऐसी बात नहीं है, ये सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं, हमें जरूरत इसकी तब पड़ेगी जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा कुकर में। जो कुकर में प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे केस में संविधान को मेंटेन करने के लिए, ताकि डेमोक्रेसी बरकरार रहे, हम इसलिए यूज कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन, वरना हम नहीं रखते इनको, जरूरत है इसलिए रखा हुआ है, वरना कोई बात ही नहीं है इनमें। चलो ठीक है, ये हमने पढ़ा चैप्टर। इसमें हमने क्या सीख लिया, हमने पूरा सीख लिया कि इमरजेंसी कैसे कैसे लगती है, कब कब लगी हुई थी, हमारे यहाँ खूब लगी, हमारे यहाँ खूब बार लगी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति जो लगवा रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब, ये प्रेसिडेंट साहब का ही चैप्टर पढ़ना है पूरा, प्रेसिडेंट साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का, और पैरेलल पढ़ लेंगे हम अपने गवर्नर साहब का। ठीक है, दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे। कॉमन ही है, कुछ आर्टिकल्स चेंज हैं अपने ऊपर नीचे, बाकी सब तो ठीक ही है अपना, क्योंकि दोनों के काम काज ऑलमोस्ट सेम है, नॉमिनल हेड दोनों जगह पे हैं, तो हम एक साथ इसको पूरे को पढ़ेंगे। विद दिस करते हैं चैप्टर को क्लोज और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। टिल देन यू कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ एंड गुड लक।